चलिए, सभी को वंदे मातरम। आज का अनाउंसमेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो निमसेट सीयूटी महाराष्ट्र सिटी 2026, 2027 और 2028 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो इस अनाउंसमेंट में सभी स्टूडेंट को डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो निमसेट 2026 या सीयूटी 2026 के एग्जाम देना चाह रहे हैं उनको प्रिपरेशन कब से चालू करना चाहिए। जो स्टूडेंट निमसेट सीयूटी महाराष्ट्र के एग्जाम 2027 में देना चाह रहे हैं उनको तैयारी कब से चालू करना चाहिए, और वो स्टूडेंट जिनको निमसेट सीयूटी महाराष्ट्र की एग्जाम 2028 में देना उनको प्रिपरेशन कब से चालू करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन में ये भी जानने को मिलेगा कि निमसेट का सिलेबस क्या, क्राइटेरिया क्या, प्लेसमेंट्स क्या है निमसेट के एनआईटी के कॉलेजेस के 2000 अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि उनमें प्लेसमेंट्स क्या था, पिछले सालों में प्लेसमेंट निमसेट का क्या रहा, साथ में सीयूटी में कौन कौन से कॉलेज शामिल है, निमसेट में कौन कौन से कॉलेज शामिल है, सीयूटी महाराष्ट्र के थ्रू कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, इसके अलावा इनका सिलेबस क्या है, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, अगर इस इन एग्जाम में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें किस किस मोड से हम कोचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकेडमिक रिजल्ट निमसेट 2025 में क्या रहे, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिजल्ट के साथ साथ जो प्लेसमेंट्स है, अपॉर्चुनिटी क्या, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होंगे कि निमसेट करने के बाद हमें कौन कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट मिलेगा, कंपनी कौन कौन सी होगी। इसके अलावा भी एकेडमी की बैचेस की फ़ीस क्या, ऑनलाइन वालों के लिए फ़ीस क्या, ऑफलाइन वालों के लिए फ़ीस क्या, क्या फैसिलिटी है, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन वालों को क्या प्रोवाइड की जाती है, ऑफलाइन वालों को क्या प्रोवाइड की जाती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं समझाते जाऊँगा आज की बैच अनाउंसमेंट में। और आज का बैच अनाउंसमेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 26, 27 और 28 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनका ज्वाइनिंग का टाइम क्या होना चाहिए और कब उनको राइट टाइम ज्वाइन करने का क्या होना चाहिए, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि एमसीए है क्या। एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ एमसीए के बारे में। आफ्टर 12th जो बच्चे का ड्रीम रहता है कि आईटी से या एनआईटी से जाके वो बीटेक करें कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए मेंस एग्जाम देना पड़ता है आफ्टर 12th। उसके बाद मेंस में जो बच्चे क्लियर होते हैं तो जेईई एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद जो बच्चे क्लियर होते हैं वो कंप्यूटर साइंस में आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी चेन्नई से बीटेक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। अगर 12th के बाद किसी भी कारण से बच्चा सफल हो गया, वो बीटेक नहीं कर पाया, आईटी में क्लियर नहीं हो कर पाया, तो उसके लिए सेकंड चांस एमसीए है। हालांकि एमसीए आईटी से नहीं होता, एनआईटी से होता है, लेकिन कंपनी सेम है। सेम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन आईटी में जाती है और सेम वही सेम कंपनीज एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद में आती है। तो जिन बच्चों का 12th में किसी भी कारण से आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ और बीटेक कंप्यूटर साइंस करने का ड्रीम आईटी से साकार नहीं हो पाया, और वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनी में जाने का ड्रीम था, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, सिस्को है, इनमें जाने का ड्रीम साकार नहीं हो पाया, सेकंड चांस उसका एमसीए है। वो एमसीए एंट्रेंस के थ्रू वो सेम एनआईटी के कॉलेज में जाके त्रिची, वारंगल, सूरतकल से वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन में जाके अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हैं, अच्छे पैकेज ले सकते हैं, इक्विवेलेंट टू आईआईटी पैकेज ले सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे में जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है या गूगल का पैकेज है, सिस्को का पैकेज है, सेम पैकेज एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल ऑफर करते हैं। उसके थ्रू सेम पैकेज लेके अपना कैरियर प्लान कर सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूँ कि एमसीए 2 ब्रांच में डिवाइड है, स्टेट लेवल, ऑल इंडिया लेवल, दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कहाँ से एमसीए करना चाहिए और कहाँ से नहीं करना चाहिए। डू और डोंट पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूरा जीवन का, पूरा करियर का, पूरा भविष्य का फैसला होना है। एक लाइफ लाइन 12th में जो निकल गई, अब अंतिम लाइफ लाइन है आफ्टर ग्रेजुएशन। जो कैरियर पाथ डिजाइन करेंगे, जो कैरियर पाथ आप चूज़ करेंगे, उसी के हिसाब से पूरे भविष्य का फैसला होगा। तो हमें किन कॉलेज से एमसीए करना चाहिए और किस कॉलेज से नहीं करना चाहिए बहुत ज़रूरी है जानना। डू और डोंट बहुत ज़रूरी है। अब एमसीए 2 फील्ड में डिवाइड है। एमसीए में 2 टाइप की एग्जाम होती है, एक तो ऑल इंडिया लेवल की एमसीए एंट्रेंस एग्जाम होती है, दूसरा स्टेट लेवल की एग्जाम होती है। ऑल इंडिया लेवल की जो एग्जाम होती है एमसीए एंट्रेंस एग्जाम, ये वही रेपुटेड है जो स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसमें एमपीएमसी शामिल है, यूपीएमसी, आईपीपीयू। ये रेपुटेड एग्जाम नहीं है क्योंकि इसमें प्लेसमेंट अच्छे नहीं है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो स्टूडेंट्स अगर एमसीए की तैयारी करना चाह रहे हैं वो ऑल इंडिया लेवल के एमसीए के लिए ही प्रिपरेशन करें। स्टेट लेवल के कॉलेज में कोई अच्छे प्लेसमेंट नहीं है, और अगर टॉप प्लेसमेंट चाहिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनी का, तो ऑल इंडिया लेवल पे एमसीए पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल का जो एमसीए टेक्स एग्जाम होता है उसमें निमसेट सबसे बड़ी एग्जाम मानी जाती है। सबसे टॉप लेवल की एग्जाम निमसेट है, जिसमें 11 एनआईटी है और 2 ट्रिपल आईटी है। उसके अलावा सीयूटी के कॉलेज भी है, सीयूटी एग्जाम भी होती है, उसमें कॉलेज है डीयू, जेएनयू और बीएचयू है। वैसे तो सीयूटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन काम के तुम्हारे डीयू, जेएनयू और बीएचयू है। डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बीएचयू मतलब बनारस यूनिवर्सिटी। उसके अलावा महाराष्ट्र की एग्जाम भी होती है और उसमें पुणे, विजय, मुंबई टॉप लेवल के कॉलेज हैं। एससीओ जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसकी एग्ज़ाम अलग से नहीं होती है, और इसमें एडमिशन, एससीओ में एडमिशन लेने के लिए निमसेट के रैंक कार्ड के आधार पे पहले निमसेट में एडमिशन मिलता है, उसके बाद एससीओ में एडमिशन मिलता है। मतलब एससीओ की अलग से एग्जाम नहीं होती है, एससीओ की जो काउंसलिंग है निमसेट के रैंक कार्ड के आधार पे होता है और निमसेट के रैंक के आधार पे एससीओ में एडमिशन मिलता है। उसके बाद 2 प्राइवेट कॉलेज भी हैं, बीआईटी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सर एनआईटी के कॉलेज भी हैं, डीयू जेएनयू बीएचयू के कॉलेज भी है, पुणे विजिट है, मुंबई है, एसयू बीआईटी वीआईटी है, तो मैं कहाँ से एमसीए करना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है कि सभी बच्चों को जो ड्रीम कॉलेज एनआईटी ही होता है, क्योंकि एनआईटी जैसा प्लेसमेंट, एनआईटी जैसे पैकेज दूसरे कॉलेज में कभी ऑफर नहीं होते हैं। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा, कहते हैं संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, तो संकल्प तो एनआईटी का लेना चाहिए, लेकिन एक बैकअप प्लान बी लेकर चलना चाहिए। तो प्लान बी में आपका सीयूटी महाराष्ट्र और एसयू बीआईटी के कॉलेज हो सकते हैं, लेकिन जो ड्रीम कॉलेज है वो एनआईटी का होना चाहिए। कुछ वर्ल्ड की जितनी टॉप मोस्ट कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजॉन है, सिस्को है, ये सारे एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद, इन्हीं कॉलेज में विजिट करती है और पैकेज ज़्यादा देती है। और सीयूटी के जो कॉलेज है डीयू जेएनयू बीएचयू में प्लेसमेंट तो होते हैं, लेकिन इतने अच्छे पैकेज नहीं है और इतनी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे विजिट नहीं करती है। और महाराष्ट्र में पुणे विजिट, मुंबई में इतने अच्छे पैकेज नहीं है। तो टॉप लेवल का कॉलेज एनआईटी है। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनआईटी ही दिमाग पर रखना चाहिए। एमसीए मतलब एनआईटी, एनआईटी मतलब एमसीए, क्योंकि वहाँ आपको प्लेसमेंट की टेंशन नहीं होगी और वर्ल्ड की जितनी टॉप मोस्ट कंपनी है वो एनआईटी विजिट करती है। तो पहला प्लान एनआईटी को होना चाहिए, लेकिन प्लान बी सीयूटी और महाराष्ट्र के कॉलेज भी लेके साथ साथ चलना चाहिए। प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो सभी की प्रिपरेशन एक साथ कर लें, लेकिन टारगेट एनआईटी का होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि एनआईटी है क्या। थोड़ा एनआईटी के बारे में मैं समझाते जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो टोटल पूरे इंडिया के अंदर 11 एनआईटी है और 2 ट्रिपल आईटी है। सबसे पहले नंबर पर एनआईटी त्रिची है, सेकंड नंबर पर एनआईटी इलाहाबाद है, थर्ड नंबर पर एनआईटी वारंगल है, फोर्थ नंबर पर एनआईटी कुरुक्षेत्र है, उसके बाद एनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली है, एनआईटी पटना है, एनआईटी जमशेदपुर है, एनआईटी रायपुर है, एनआईटी अगरतला है, एनआईटी मेघालय है, ट्रिपल आईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी बड़ोदरा है। एनआईटी सूरत कल पिछले साल डिसकंटिन्यू हो गया, तो 11 एनआईटी टोटल है और 2 ट्रिपल आईटी है। 11 एनआईटी और 2 ट्रिपल आईटी मिला के टोटल 1285 सीटें हैं पूरे इंडिया के अंदर। और इस साल निमसट 2025 की एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें जो रिजल्ट आया उसमें 464 स्टूडेंट जितने अकेडमी से सिलेक्ट हुए, जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन है। 464 सिलेक्शन के साथ साथ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकेडमी से AIR-1 निमसट 2025 में एकेडमी से है, और टॉप 10 में 6 स्टूडेंट एकेडमी से हैं, टॉप 20 में 11 स्टूडेंट एकेडमी हैं, टॉप 30 में 17 स्टूडेंट एकेडमी से हैं और 67 बच्चे टॉप 200 के अंदर हैं। टोटल 464 बच्चों का सिलेक्शन जो है निमसट में जितने से अकेडमी से हुआ, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और लगातार 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी एकेडमी से आया, इसके पहले 11 बार आ चुके हैं और इस साल निमसट 2025 में ही फर्स्ट रैंक है, तो इसको मिला के 12 बार फर्स्ट रैंक जितने से अकेडमी से आया। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लगातार निमसट के एग्जाम में 12 बार फर्स्ट रैंक जितने से अकेडमी से है। इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सिंगल इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं है जहाँ 2 बार भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई हो, और जितने में अकेडमी से लगातार 12 बार निमसट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। तो उसका रीज़न है कि यहाँ का जो कंटेंट है, यहाँ का मटेरियल में जो स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूँगा। अब देखते हैं निमसट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। निमसट की एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन में मैथ्स होना कंपलसरी है, पहली बात तो ये। अगर मैथ्स नहीं है तो मैथ्स नहीं तो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए या बिजनेस मैथमेटिक्स होगा। जैसे जो कुछ बच्चे जो BCA हैं, BSc है, उनका तो मैथ्स रहता है, लेकिन कुछ बच्चे BCom स्टूडेंट है तो वो भी हमसे दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे उनका मैथ्स होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए या बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पेपर रहता है वो होना चाहिए। तो MC के लिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए, एग्रीगेट 60 होना चाहिए, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर मिला के 60% होना चाहिए। अगर पॉइंट सिस्टम है तो 6.5 CGPA होना चाहिए। अगर जनरल OBC के हैं तो SC और ST कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो 55% होना चाहिए। CGPA की बात करें तो 6 CGPA होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पे किसी भी एक साल में मैथ्स होना चाहिए। अगर आप BCA हैं, BSc है, अगर BCom है तो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होना चाहिए, लेकिन तीनों साल का मिला के 60 हो। अगर ईयर सिस्टम है और सेमेस्टर सिस्टम है तो 6 सेमेस्टर मिला के 60 होना चाहिए। पॉइंटर सिस्टम है तो 6.5 CGPA होना चाहिए। और अगर ST SC कैटेगरी के हैं या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के हैं तो 6 पॉइंटर या 55% होना चाहिए। अब निमसट के सिलेबस की बात करें तो निमसट में 120 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइम 120 मिनट मिलता है और मार्क्स 1000 नंबर का पेपर होता है। 4 सेक्शन होते हैं निमसट में, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। मैथमेटिक्स जो 50 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में, हर एक क्वेश्चन के लिए 12 नंबर मिलते हैं, तो 600 मार्क्स का मैथ्स होता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के 6 नंबर मिलते हैं, 240 नंबर का रीजनिंग आता है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के 6 नंबर मिलते हैं तो 120 नंबर का कंप्यूटर होता है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं तो 40 मार्क्स का इंग्लिश होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन राइट करा तो 12 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत किया तो -3 नंबर कटेंगे। रीजनिंग का एक क्वेश्चन राइट किया तो 6 नंबर मिलेंगे, पर गलत होंगे तो -1.5 डिडक्ट होंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन राइट किया तो 6 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो -1.5 डिडक्ट होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन राइट किया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत हुए तो -1 नंबर डिडक्ट होंगे। निमसट की एग्जाम पिछले 3 सालों से टाइम बाउंडेड एग्जाम हो गई, उसके पहले टाइम बाउंडेड एग्जाम नहीं थी। टाइम बाउंडेड का मतलब ये है कि लिमिटेड टाइम में आपको मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश के सेक्शन कंप्लीट करने होंगे। जैसे मैथ्स के सेक्शन के लिए आपको 70 मिनट्स मिलता है और शुरुआत मैथ्स से ही होती है, तो पहले मैथ्स अपेयर होगा, आपको 70 मिनट के अंदर मैथ्स कंप्लीट करना है। 70 मिनट्स के बाद मैथ्स डिसअपेयर हो जाएगा, फिर रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन अपेयर होगा, उसको लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। 30 मिनट्स के अंदर ही आपको रीजनिंग वाला पोर्शन और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन करना होता है।
30 मिनट्स के बाद जो 20 मिनट्स होते हैं उसमें 2 सेक्शन करने होते हैं, कंप्यूटर और इंग्लिश का। वो 20 मिनट्स के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करने होते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ये पिछले 3 सालों से रूल है जो एनआईटी जमशेदपुर ने लागू किया था। इसके पहले 2 घंटे में आप किसी भी सेक्शन में जा सकते थे, बड़ा पैसा ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग मैथ से करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर पे, जिसमें 70 मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट्स रीजनिंग के लिए मिलेंगे और 20 मिनट में कंप्यूटर इंग्लिश करना होगा। अब बात करते हैं निमसेट के सिलेबस में मैथमेटिक्स के पोर्शन की। तो मैथमेटिक्स में 600 मार्क्स का मैथ्स आता है, 600 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है, जिसमें सेट थ्योरी एंड लॉजिक्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है और ट्रिग्नोमेट्री है। अभी जो निमसेट का 2026 के लिए जो अपडेटेड सिलेबस है उससे वेक्टर को हटा दिया गया है, इसलिए वेक्टर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो सेट थ्योरी लॉजिक के पोर्शन अपडेटेड सिलेबस है, 2026 में सिलेबस में थोड़ा चेंज किया है, निमसेट वालों ने कुछ पोर्शन हटाया है, तो वेक्टर को हटा दिया गया। और वेक्टर हटने के बाद सेट थ्योरी लॉजिक्स है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद देखते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें 40 क्वेश्चन जो आते हैं, 240 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। टॉपिक इंक्लूड ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, सेच और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल टेस्ट है, इनपुट आउटपुट है, सिलोजियम्स हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, मिरर इमेज हो गया, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन हो गया, आर्गुमेंट्स हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया और डेटा विजुअलाइजेशन हो गया। तो ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी है और रीजनिंग वाला पोर्शन है। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के 6 नंबर मिलते हैं, 240 नंबर का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो ये जो अपडेटेड सिलेबस है 2026 के हिसाब से, वो निमसेट ने कुछ पोर्शन बढ़ाए हैं, कुछ पोर्शन बढ़ाए हैं। मैथ्स में कुछ सेक्शन हटा दिया है, जैसे वेक्टर हटा दिया, लेकिन रीजनिंग में कुछ सेक्शन इंक्लूड कर दिया, कंप्यूटर में कुछ सेक्शन इंक्लूड हुआ है। वो अपडेटेड सिलेबस ही मैं शो कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये कंप्यूटर वाला सेक्शन है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, जिसमें 120 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा। इसमें कंप्यूटर बेसिक है, पूरा थ्योरी रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई वाले पोर्शन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर है और फ्रैक्शंस है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, रिप्रेजेंटेशन बाइनरी अरिथमेटिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सिंपल अरिथमेटिक एंड टूस कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया और बुलियन अलजेब्रा हो गया। इसके बाद वाले पोर्शन की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया, इंटरनेट ईमेल हो गया। इसके बाद करें जनरल इंग्लिश के, तो जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स का आता है। इंग्लिश एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, तो 10 क्वेश्चन के 40 मार्क्स हो गए। इसमें 5th और 6th क्लास की इंग्लिश आती है। कोई बच्चे अगर जो हिंदी मीडियम के रहते हैं उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5th क्लास और 6th क्लास का लेवल का इंग्लिश आता है, जैसे सेंटेंस कंप्लीशन है, ईडियम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, पैसेज हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट हो गया, है ना, प्रीपोजिशंस वगैरह पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो ये सारे बहुत सिंपल पोर्शन जो 5th और 6th क्लास लेवल का होता है। तो इंग्लिश में कोई सिलेबस में भी चेंजेस नहीं हुए और ना ही कोई लेवल ऐसा है 5th और 6th क्लास के लेवल का जो हर बच्चा कर सकता है। अब बात करते हैं सीयूटी की एग्जाम की। सीयूटी की एग्जाम जो होती है वो 75 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज हैं सीयूटी में, लेकिन काम के 3 कॉलेज हैं, एक डीयू, जेएनयू और बीएचयू। सीयूटी एग्जाम में एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, 75 क्वेश्चन का पेपर होता है। देखा जाए तो डीयू, जेएनयू, बीएचयू 3 कॉलेज अच्छे हैं। वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगा, अगर सीयूटी 3 एग्जाम किसी का क्लियर होता है तो उसको डीयू, जेएनयू, बीएचयू लेना चाहिए। लेकिन फिर मैं समझा रहा हूँ कि एनआईटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर किसी बच्चों का एनआईटी अलॉट होता है तो डीयू कभी नहीं लेना चाहिए, जेएनयू कभी नहीं लेना चाहिए, बीएचयू कभी नहीं लेना चाहिए। हर बच्चे का ड्रीम एनआईटी होता है, लेकिन बैकअप प्लान के हिसाब से सारे बच्चे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सीयूटी की एग्जाम भी देते हैं, महाराष्ट्र एग्जाम देते हैं। लेकिन जब उनका एनआईटी क्लियर हो जाता है तो पहला प्रेफरेंस स्टूडेंट का एनआईटी होता है। तो आप सभी लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, पहला प्रेफरेंस एनआईटी को होना चाहिए। पूरी साल भर की तैयारी में पूरी मेहनत, जो पूरी ताकत एनआईटी के लिए झोंकना चाहिए, ताकि एनआईटी मिल जाए तो हमारी आगे की लाइफ बहुत सुरक्षित हो जाती है और प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बैकअप प्लान लेके हमें सीयूटी की एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करना चाहिए, महाराष्ट्र की भी करना चाहिए, ताकि एनआईटी के एग्जाम के पहले अगर कुछ प्लस माइनस हो जाए, बीमार पड़ जाए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिससे एनआईटी का पेपर किसी भी कारण से किसी बच्चे का बिगड़ जाए, तो उसके पास सीयूटी के कॉलेज भी है, महाराष्ट्र के कॉलेज भी है, ताकि उसका साल खराब ना हो। लेकिन टारगेट एनआईटी का होना चाहिए। तो सीयूटी के कॉलेज में मैंने बताया कि काम के डीयू, जेएनयू, बीएचयू है। बाकी के कॉलेज, बाकी यूनिवर्सिटी इतने अच्छे नहीं है। 75 क्वेश्चन का पेपर होता है, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। इसमें 2 सेक्शन में पेपर पूछा जाता है, थिंकिंग डिसीजन मेकिंग पहला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है मैथमेटिकल कंप्यूटर। तो मैथमेटिकल कंप्यूटर में लगे तकरीबन 60 या 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का होता है, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, गलत के 1 नंबर कट जाते हैं, सही के 4 नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं एकेडमिक रिजल्ट्स की कि एकेडमिक रिजल्ट निमसेट 2025 में क्या रहे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई स्टूडेंट किसी भी कोचिंग को डिसाइड करता है ज्वाइन करने के लिए, तो इस बात पे डिसीजन निर्भर होता है कि उससे एकेडमिक रिजल्ट कैसे रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे किसी बच्चे का ड्रीम एनआईटी है तो एनआईटी त्रिची ही क्यों लेना चाहता है, क्योंकि एनआईटी त्रिची का प्लेसमेंट इंडिया का सबसे अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की सारी कंपनीज एनआईटी त्रिची में आती है। इसलिए जब बच्चे की टॉप रैंक आती है तो एनआईटी चुनता है, क्योंकि उसको पता है कि एनआईटी में प्लेसमेंट की सिक्योरिटी है कि वर्ल्ड की जितनी कंपनीज है वहाँ आएंगी और अच्छे पैकेज मिलेंगे। सेम उसी प्रकार
अगर किसी बच्चों को एनआईटी में एंट्रेंस की तैयारी करना है तो टॉप लेवल की कोचिंग को चुनना चाहेगा, जहाँ से उसका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए और जहाँ से बेहतर रिजल्ट निकले। एकेडमी की बात करें तो पिछले 12 सालों से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकेडमी आ रही है और इस साल भी निम्सट 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वापस से जीता निम्सट एकेडमी से है। देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन जो 464 सिलेक्शन है, जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है निम्सट 2025 में, वो भी जीता निम्सट एकेडमी से है और लगातार 19 सालों से भी हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन भी निम्सट में जीता निम्सट एकेडमी से रहा। स्टेप बाय स्टेप हम रिजल्ट देखते हैं कि निम्सट 2025 का जो रिजल्ट है, जेमीएन ने फिर से कर दिया सुपड़ा साफ, सभी का सुपड़ा साफ कर दिया जेमीएन ने और बादशाहत बरकरार। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक AIR1 निम्सट 2025 इज फ्रॉम जेमे। 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक फिर से जेमे से है और 12 टाइम्स AIR1 निम्सट लगातार 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निम्सट में जीता निम्सट एकेडमी से है। इसके पहले 11 साल बार फर्स्ट रैंक निकल चुकी है, 11 सालों से फर्स्ट रैंक निकल रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का कंटेंट, यहाँ का मटेरियल, यहाँ की टीचिंग टेक्निक, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। क्योंकि सभी बच्चों का जो ड्रीम रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ड्रीम रहता है कि एकेडमी जीता निम्सट एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि उनको पता है यहाँ का जो कंटेंट, यहाँ का मटेरियल है उस लेवल पर डिज़ाइन किया गया है कि निम्सट के एग्जाम को क्रैक करने में बहुत आसानी होती है और यही रीज़न है कि इतने सालों से ऑल इंडिया टॉपर अपने एकेडमी से निकल रहे हैं। 12 टाइम AIR1 और AIR1 इज अवर ट्रेडिशन नॉट बाय चांस। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकेडमी का ट्रेडिशन है, कहीं से अगर गलती से एक आधार पर फर्स्ट रैंक निकल गई हो तो वो बाय चांस होता है, लेकिन लगातार 12 सालों से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निकल रही है तो ट्रेडिशन है, परंपरा हो गई। इसलिए मैंने ये लाइन लिखता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 इज अवर ट्रेडिशन नॉट बाय चांस, यहाँ का ट्रेडिशन है। रिजल्ट की बात करें निम्सट 2025 की तो 6 AIR इन टॉप 10 के अंदर 6 ऑल इंडिया रैंक है, 11 ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 20, 67 ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 200 और साथ में 464 स्टूडेंट का सिलेक्शन निम्सट 2025 के लिए हुआ। हाईएस्ट नंबर ऑफ रियल सिलेक्शन इन निम्सट 2025 इन ऑल ओवर इंडिया। अकेले निम्सट में 464 सिलेक्शन है, सारे एग्जाम को मिला के हमें लिखने की आवश्यकता एकेडमी को नहीं पड़ती, अकेले निम्सट में 464 सिलेक्शन है और लगातार 19 सालों से हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निम्सट में एकेडमी से होते आए हैं। ऑथेंटिसिटी जो पावर ऑफ जेमे की जो पावर है रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी है और ये क्यों है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी रिजल्ट देखते हैं कि ऑल इंडिया जो फर्स्ट रैंक है वो आर्यन सोलंकी के निम्सट 2025 में AIR1 आर्यन सोलंकी है, जिसके एप्लीकेशन नंबर है 9202511602 है। इसके बाद ऑल इंडिया थर्ड रैंक अभय शर्मा, ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक राधेमोहन पाटीदार, ऑल इंडिया सिक्स रैंक स्नेहा टोंग, ऑल इंडिया सेवंथ रैंक हिमांशु देवतवाल, ऑल इंडिया नाइन्थ रैंक है जो आर्यन पांडे की है। उसके बाद 12th रैंक 13 है, 14 है, 18 है, 19 है, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 43, 45, 46, 57, 63, 65, 69, 70, 74, 85, 91, 100, 101, 102, 104, 115, 119, 120, 121, 125, 131, 133, 136, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 158, 162, 164, 166, 167, 169, 170, 176, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 194, 196 एंड मैनी मोर। लगातार जो है 19 साल से हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है और 464 सिलेक्शन निम्सट 2025 में हुए। रिजल्ट्स स्पीक मोर देन वर्ड। किसी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट ही उसको बेहतर बनाता है और एकेडमी का रिजल्ट लगातार 12 सालों से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ रहा है तो ये बात साबित है कि अगर 12 सालों से फर्स्ट रैंक अपनी एकेडमी से है, पूरे इंडिया के अंदर एक सिंगल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहाँ 2 बार भी फर्स्ट रैंक आई हो और 12 साल से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, कहीं और नहीं है। निम्सट में भी टॉप 10 में 6 स्टूडेंट अगर एकेडमी से हैं और कहीं और नहीं है तो बताने की आवश्यकता नहीं कि एकेडमी क्यों बेहतर है। अपने एकेडमिक रिजल्ट में एक लाइन लिखी रहती है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट इज पावर ऑफ जेमे, कि जेमे की पावर रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी एकेडमिक रिजल्ट हैं, किसी भी सालों का रिजल्ट उठा के देख लो, चाहे 2025 का, 24 का, 23 का या पिछले अगर 18 सालों का रिजल्ट उठा के देख लो, तो उसमें एक सिंगल फोटो भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने एकेडमी का रिजल्ट्स किसी भी दूसरी कोचिंग के रिजल्ट में डिस्प्ले हो। एक भी सिंगल ईयर में कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अपने एकेडमिक रिजल्ट का कोई भी फोटो, किसी बच्चे का कोई भी रिजल्ट का फोटोग्राफ किसी और कोचिंग के रिजल्ट में डिस्प्ले हो। लेकिन अगर बाहर अदर्स कोचिंग को आप देख लें तो पहली बात तो टॉप 100 के अंदर ही 15 से 20 बच्चे निम्सट 2025 में सेलेक्ट हुए हैं। दूसरी अदर्स कोचिंग की बात करें तो टॉप 100 के अंदर इस साल 15 से 20 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं निम्सट 2025 में। उसमें भी 12 से 13 रिजल्ट के फोटोग्राफ कोचिंग ए में भी दिख रहे हैं, वही सेम फोटोग्राफ कोचिंग बी के भी दिख रहे हैं, वही फोटोग्राफ कोचिंग सी में भी दिख रहे हैं। तो पहली बात, रिजल्ट से टॉप 100 के अंदर 15-20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और 20 बच्चों में अगर 13-14 फोटो कोचिंग ए में भी दिख रहे हैं, वही फोटोग्राफ कोचिंग बी में दिख रहे हैं, कोचिंग सी और कोचिंग डी में भी दिख रहे हैं, मतलब सेम कॉमन फोटो है। उन कॉमन फोटो को हटा दिया जाए तो देखा जाए तो 4-5 सिलेक्शन ही कोचिंग ए बी सी डी से हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो चारों में कॉमन फोटो है तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि वो कोचिंग ए के स्टूडेंट है क्योंकि कोचिंग ए भी उसको क्लेम कर रहा है, या कोचिंग बी के स्टूडेंट है क्योंकि कोचिंग बी भी उसको क्लेम कर रहा है, कोचिंग सी के हैं, कोचिंग डी के हैं। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, वो कहाँ डिसाइड करे
क्या माने कि किस कोचिंग से सिलेक्शन हुआ और कहाँ ज्वाइन करें। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न वाला स्टेज आ जाता है, स्टूडेंट के लिए द्वंद्व वाली स्थिति आ जाती है कि हर कोचिंग उसको क्लेम कर रहा है कि मेरे यहाँ का स्टूडेंट है ए बी, लेकिन अपने एकेडमिक रिजल्ट्स में ऐसा आप कभी भी नहीं देखोगे, एक सिंगल फोटो भी नहीं देखोगे। ओपन चैलेंज है कि एक सिंगल फोटो कोई बता दे अपने एकेडमिक रिजल्ट में, कभी नहीं मिलेगा कि जो अपने यहाँ के रिजल्ट्स हैं ये यूनिक है। इसलिए अथेंटिसिटी रिजल्ट पावर ऑफ जे में रहता है कि जो फोटो है, जो रैंक है, वो सिर्फ जितने में अकेडमी के हैं। यहाँ सिंगल फोटो, सिंगल रैंक भी किसी अदर्स कोचिंग के फोटो के रिजल्ट में नहीं दिखेगी, उनके एग्जाम कोई भी रिजल्ट में दिखेगी नहीं। लेकिन अदर्स की बात करें तो उनके बहुत सारे फोटो कोचिंग ABCD में दिख जाएंगे। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 के अंदर हैं, उसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो फ्रेशर हैं। फाइनल के साथ साथ ही इन्होंने तैयारी करी, अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ MCA की तैयारी करी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे आर्यन सोलंकी की बात करें तो सेकंड ईयर में इसने ज्वाइन कर रहा था और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के साथ साथ ही MCA की तैयारी करा, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आया। थर्ड रैंक वाला बच्चा भी फ्रेशर था, कॉलेज के साथ साथ ही तैयारी करा। फिफ्थ रैंक वाला भी कॉलेज के साथ साथ तैयारी करा। सिक्स रैंक वाला भी स्टूडेंट कॉलेज के साथ साथ तैयारी करा। सेवन्थ रैंक वाला भी स्टूडेंट कॉलेज के साथ साथ तैयारी किया। नाइन्थ रैंक वाला स्टूडेंट जरूर ये ड्रॉपर था और ये देखा जाए तो 9 महीने की कोचिंग में ऑल इंडिया 9th रैंक लेके आ गया। ये 25 जुलाई की बैच ज्वाइन किया था। ऑनलाइन स्टूडेंट है ये, और ये सारे ऑफलाइन स्टूडेंट, जैसे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ये ऑफलाइन में रह के तैयारी करा। ऑल इंडिया थर्ड रैंक ये ऑफलाइन स्टूडेंट है। ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक ऑफलाइन स्टूडेंट है। ऑल इंडिया सिक्स रैंक ऑफलाइन स्टूडेंट है। ऑल इंडिया सेवंथ रैंक ऑफलाइन स्टूडेंट है। लेकिन ऑल इंडिया 9th रैंक जो स्टूडेंट है आर्यन पांडे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट है। पिछले साल 25 जुलाई 2025 से अपनी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुई थी और इसने 7 अगस्त की बैच ज्वाइन किया था। मात्र 9 महीने की कोचिंग में ऑल इंडिया 9th रैंक लेके आ गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन में भी टॉप रैंक लगाई, ऑफलाइन वालों के साथ साथ, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ने मिलकर रिजल्ट को फोड़ा है। तो ये सबसे बड़ा एक बच्चों के अंदर क्वेरीज होती है, क्वेश्चन होती है कि सर हम क्या कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इतनी बेहतर रैंक ला सकते हैं, टॉप रैंक ला सकते हैं? कॉलेज का वर्कलोड इतना होगा क्या कि जिससे हमारी रैंक इफेक्ट हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कॉलेज की अगर रेगुलर आप 2 घंटे आप पढ़ाई करते हैं और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ MCA की तैयारी करते हैं तो आराम से मैनेज होता है। और ये सारे टॉप 10 वाले बच्चे इस बात का एग्जाम्पल है। टॉप 10 में सिर्फ एक ही बच्चा ड्रॉपर था, 9th रैंक वाला, बाकी सारे बच्चे फ्रेशर थे, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ किए और इन्होंने पहली बार ये NIT की एग्जाम दिया। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई 2 साल एग्जाम दे रहा, 3 साल एग्जाम दे रहा, फर्स्ट ईयर में ही सबका क्लियर हो जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम NIT एग्जाम दिया और टॉप 10 के अंदर रैंक लगाई। एक स्टूडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर हमारा बैकग्राउंड 11th 12th वीक था, हमने 11th 12th में स्कूलिंग ढंग से नहीं करी, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुई, या जो बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, बायो है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सर हम क्या निमसर जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या टॉप रैंक ला सकते हैं, क्या NIT त्रिची वारंगल तक जा सकते हैं, इलाहाबाद तक जा सकते हैं? तो उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ऑल इंडिया 13th रैंक में जो स्टूडेंट्स है इसका कॉमर्स बैकग्राउंड था, 11th 12th मैथ्स नहीं था, कॉमर्स था, और 13th रैंक उसके बाद भी ऑलरेडी 13th रैंक निमसर जिस एग्जाम में लेके आया। और इस निमसर 2025 का पेपर सभी को पता है अभी तक का सबसे टफ पेपर माना जाता है। इतने टफ पेपर में अगर 13th रैंक लाया एक कॉमर्स एक बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, तो डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड बायो है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या 11th 12th में मैथ्स वीक है, कमजोर है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस जगह पे हो रही है, आपको गाइड करने वाला मेंटर कैसा है, समझाने वाला टीचर कैसा, पढ़ाने वाला टीचर कैसा है। अकेले ये एग्जाम्पल नहीं, इसके अलावा भी 16 रैंक पे एक स्टूडेंट है, 69 रैंक पे स्टूडेंट है, 69 रैंक पे गरिश्मा दोषी, इसका बायो बैकग्राउंड था। तो निमसर जैसे टफ एग्जाम में 2025 का पेपर काफ़ी टफ पेपर था, उसके बावजूद भी इसकी ऑल इंडिया 69 रैंक है। तो और भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑल इंडिया 5th रैंक है। ये ऑल इंडिया 5th रैंक वाला जो स्टूडेंट है ये 9th क्लास में इसको सप्लीमेंट्री आ गई थी और ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री 4 साल में किया, इसको सेकंड ईयर में सप्लीमेंट्री थी, तो उसके बाद एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया, तो फिर इसने 3 साल की डिग्री BCA की होती है वो 4 साल में कंप्लीट किया। मतलब ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, नहीं तो 9th क्लास में फेल नहीं होता, ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री 4 साल में नहीं करता। इतना बिलो एवरेज होने के बाद भी निमसर 2025 इस एग्जाम में ऑलरेडी 5th रैंक है। तो डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड वीक है, कमजोर है, 11th 12th में स्कूलिंग ढंग से हुई नहीं हुई। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो गाइड करने वाला टीचर, पढ़ाने वाला टीचर है वो कैसा है, वो जिस संस्थान में आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ किस टाइप के स्टूडेंट के साथ आपका कॉम्पिटिशन है, वहाँ का स्टडी मटेरियल का लेवल क्या है और उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, रिजल्ट कैसा है। तो देखा जाए तो अकेडमी पिछले 12 सालों से ऑलरेडी फर्स्ट रैंक आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ का कंटेंट, यहाँ का मटेरियल, यहाँ की शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक वीक और कमजोर जो स्टूडेंट है उसको इस बात का लेके हमेशा टेंशन रहता है कि जो बच्चे 90% 80% वाले हैं क्या हमसे कॉम्पीट कर पाएंगे, कि हम तो एवरेज स्टूडेंट है। तो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिद्धांत चलता है जो कंसिस्टेंट लगातार एंड तक भिड़े रहता है वही विजेता बनता है। इंपॉर्टेंट है कि सारे जो मैं क्लासेस हैं वो शॉर्टकट ट्रिक से लेता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि टॉप 10 में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने मिस अकेडमी के हैं, मैंने लिखा हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन इन इंडिया, 464 बच्चों का सिलेक्शन निमसर 2025 में अपनी अकेडमी से हुआ जो पूरी इंडिया का हाईएस्ट है। अब लिखने को तो कोई भी लिख ले हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन, लेकिन होना भी तो चाहिए। टॉप 10 में अगर 6 स्टूडेंट अपनी अकेडमी से हैं तो 6 से अगर कहीं ज़्यादा है तो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन लिखें। टॉप 20 में 11 स्टूडेंट अपने यहाँ से हैं तो 11 से अगर ज़्यादा कहीं है तो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन लिख सकता है।
टॉप 100 में जितने बच्चे टॉप 30 के अंदर अपने यहाँ 17 स्टूडेंट है टॉप 30 के अंदर, तो 17 से ज़्यादा कहीं हैं तो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इवन देखा जाए तो सारी कोचिंग का रिजल्ट मिला लिया है, सारी कोचिंग जितने भी अपनी एकेडमी को छोड़ के अगर बाकी सारी कोचिंग का रिजल्ट लिया जाए उनके सारे रिजल्ट्स के टॉप 10 वाले स्टूडेंट का रिजल्ट मिला लिया जाए तो अपने यहाँ टॉप 10 वाले स्टूडेंट के आधे के बराबर नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अदर इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे टॉप 100 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अदर इंस्टीट्यूट में टॉप 100 के अंदर जितने बच्चे सेलेक्ट हुए उससे ज़्यादा बच्चे तो अपने यहाँ टॉप 30 के अंदर है। सर नंबर ऑफ सिलेक्शन सबसे ज़्यादा अपनी एकेडमी में क्यों होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ के शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक है। 2025 का पेपर इतना लेंदी था, अगर इसको कोई मेथड से ज़्यादा प्रोसीड करता है, ये मेथड जाके ट्राई करता सॉल्व करने के लिए तो नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अपनी एकेडमी में एडमिशन ले लेते हैं, ये सारे बेहतर स्टूडेंट ही अपनी एकेडमी आते हैं, या पूरे हिंदुस्तान में कहीं और बेहतर स्टूडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ सारा पूरा जो पढ़ाई है केस स्टडी पे बेस्ड है। इतने सालों का जो 25 सालों से एकेडमी चल रही है उसमें जिस लेवल के जो टेस्ट सीरीज डिज़ाइन हुए हैं, जिस लेवल का कंटेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हर एक क्वेश्चन के हर एक पैटर्न के शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बताता हूँ। तो बच्चे मेन एग्जाम में, चूँकि टाइम बाउंडेड एग्जाम है और एग्जाम में टाइम लिमिट में पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी रहता है, तो अगर आप उसको मैथड से सॉल्व करोगे तो कभी भी टाइम लिमिट को पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अपने यहाँ मेजोरिटी चाहे वो सब सारे टॉपिक में, सारे सब्जेक्ट में मल्टीपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ, चाहे कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, अलजेब्रा, स्टैट हो। शॉर्टकट ट्रिक्स से पेपर करने में थोड़ा फायदा ये होता है कि टाइम लिमिट के अंदर पेपर हो जाता है और एक बिलो एवरेज भी बच्चा टॉप रैंक पे सिलेक्ट हो पाता है। क्योंकि एक बच्चा अगर बिलो एवरेज है और वो टॉप रैंक वाले बच्चों से कॉम्पीट करना है तो अगर वो लॉन्ग मेथड जाएगा तो कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट ट्रिक से जब पेपर करेगा तो टाइम लिमिट के अंदर भी पेपर कर लेगा, नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा करेगा और उससे बेहतर वाले बच्चों से वो बेहतर रैंक लेके आ जाएगा। तो शॉर्टकट ट्रिक से वो माध्यम है। जब पेपर काफ़ी टफ होता है, टाइट होता है, तो हम टाइम लिमिट में पेपर करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है, ट्रिक्स नहीं पता है, तो आप कभी भी टाइम लिमिट के अंदर पेपर नहीं कर पाएंगे और बेहतर रैंक नहीं ला पाएंगे, जिस रैंक के कारण टॉप कॉलेज मिलेगा। तो अपने यहाँ जो टॉप रिजल्ट आया निम्सेट 2025 में बात करें, 24 में बात करें, 23 में बात करें, पिछले 12 सालों से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है और सबसे ज़्यादा टॉप रैंक यहाँ से आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पेपर टफ होने के बावजूद भी सारे बच्चों ने शॉर्टकट ट्रिक्स लगाया जो एकेडमी में पहले बताया गया था, चाहे वो कोऑर्डिनेट की बात करें, कैलकुलस की बात करें, अलजेब्रा, स्टैट की बात करें, तो मल्टीपल अप्रोचेज, मल्टीपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताए गए थे। पेपर के दौरान उन्होंने शॉर्टकट ट्रिक्स को अप्लाई करा और टाइम लिमिट के अंदर उन्होंने पेपर को कर लिया। दूसरे स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाए। हो सकता है कि अपने यहाँ से ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले भी स्टूडेंट दूसरी जगह हों कहीं, लेकिन उनको शॉर्टकट पता नहीं था, ट्रिक्स पता नहीं था, प्रॉपर गाइडेंस पता नहीं था, प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं पता था, लेवल ऑफ टेस्ट पेपर उस लेवल के नहीं थे, इसलिए अपनी एकेडमी का रिजल्ट इतना बेहतर आया और बाकी सभी जगह का सुपड़ा साफ हो गया। उसका थोड़ा रीज़न है यहाँ का स्टडी मटेरियल, शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 30 में, टॉप 100 में अपनी एकेडमी से हैं। चाहे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की बात करें, थर्ड रैंक है, फिफ्थ रैंक है, सिक्स रैंक है, 7 है, 9th है। उसका रीज़न है ये शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक, लेवल ऑफ पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आर्यन सोलंकी जिसकी ऑलरेडी फर्स्ट रैंक है, NIT के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले फ्राइडे को अपनी एकेडमी पेपर हुआ था। पेपर का नंबर था 455। उसमें आर्यन सोलंकी के 640 मार्क्स थे और संडे को जो पेपर निम्सेट का एक्चुअल पेपर हुआ उसमें भी इसके एग्जैक्ट 640 मार्क्स हैं। इवन मैथ्स वाले सेक्शन में, रीजनिंग वाले सेक्शन में, कंप्यूटर वाले सेक्शन में 455 जो पेपर फ्राइडे को हुआ था, जो मार्क्स थे सेम मार्क्स उसका संडे वाले पेपर में था। अब इससे बड़ा कोइंसिडेंस क्या होगा कि जो लेवल ऑफ टेस्ट सीरीज है, पेपर है, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NIT की एग्जाम देने के पहले अगर आप NIT के वाले पैटर्न के वो सारे पेपर कर लिया है, सारे एग्जाम पहले दे चुके हो, वो सारे पैटर्न के पेपर कर लिया है, तो चाहे पेपर वहाँ टफ आए, आसान है, एवरेज आए, मॉडरेट आए, कोई फर्क स्टूडेंट को नहीं पड़ता क्योंकि वो चीज़ को पहले जी चुका होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स रोल निभाता है कि अगर पेपर को आप लंबे मेथड से, लॉन्ग मेथड से जाएंगे, जो लॉन्ग मेथड बुक्स में गिवन है, अगर कोई टीचर पढ़ा भी दे लेकिन उसी मेथड से पढ़ा रहा है जो बुक्स में गिवन है, तो सभी स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन तो बराबर हो जाएगा। आपको कोई डिफरेंट पता होना चाहिए, जो सभी से बेहतर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ की पूरी पढ़ाई शॉर्टकट ट्रिक्स पे बेस्ड है। पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, बाद में शॉर्टकट ट्रिक्स से पढ़ाता हूँ। तो शॉर्टकट ट्रिक्स का सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि जब पेपर टफ आता है, क्योंकि अब पेपर में JEE एडवांस और मेंस लेवल के क्वेश्चन आने लगे। पहला गया जमाना जब वो पुराने जो ऐसे क्वेश्चन रहते थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते थे, PYQ, जो 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पेपर में डाल दिए जाते थे निम्सेट के द्वारा। पिछले 3 सालों से पेपर काफ़ी टाइट आ रहा है, टफ आ रहा है। पहले जरूर पेपर आसान आता था और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाते थे, जो बच्चे साल भर को रटते थे उनको बेनिफिट हो जाता था। अब वो टाइम नहीं है। अभी निम्सेट में जो पेपर 2025 का है उसमें मेजोरिटी क्वेश्चन JEE एडवांस के थे, मेंस के थे, और आने वाले एक्सपेक्टेड जो 2026 में पेपर होगा, 27 में पेपर होगा, उसमें भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। तो JEE एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उनमें लेवल ऑफ क्वेश्चन इस ढंग से डिजाइन किया जाता है ताकि बच्चे का एक ब्रेन चेक करें कि वो ब्रेन NIT में आ सकता है कि नहीं। तो वो वही बच्चे उसको सॉल्व कर सकते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर हो।
और अगर मेथड जाएंगे तो जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एनआईटी में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स मालूम होना चाहिए, अप्रोच मालूम होना चाहिए। तो यहाँ मेजोरिटी टॉपिक है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस है, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जो बच्चे बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट रहते हैं वो अबव एवरेज वाले बच्चों से कॉम्पीट करके उनसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि अगर दूसरा बच्चा उनसे कितना भी बेहतर पढ़ने में है, अगर वो मेथड जाएगा तो उसको हो सकता है 5 मिनट लगे, तो अपने यहाँ का कोई बिलो एवरेज बच्चा भी शॉर्टकट से करेगा तो मात्र 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, जिससे बिलो एवरेज बच्चे भी टॉप रैंक में सिलेक्ट होकर अच्छे कॉलेज ले पा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि बायो कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 100 में आए। अगर पिछले सालों की बात करें तो आयुषी नाहर ऑल इंडिया सेकंड रैंक, निमसेट 2024 की जो सेकंड रैंक थे पिछले साल की, वो कॉमर्स बैकग्राउंड था। उसके पहले की बात करें 2015 में जो पूजा सबनानी जिसकी 3rd रैंक थी वो बायो बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो टॉप 10, टॉप 20 और टॉप 100 में आए, जिनका बैकग्राउंड भी मैथ्स नहीं था लेकिन बेहतर रैंक से सिलेक्ट हुए। ऑथेंटिसिटी रिजल्ट का एक एग्जाम्पल ये भी है कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मीडिया कवरेज हुआ, और ये दैनिक भास्कर जो इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें निमसेट 2025 का रिजल्ट का कवरेज हुआ था। जो सेम रिजल्ट का सेलिब्रेशन चल रहा है उसी दिन कवरेज हुआ था। निमसेट 2025 में जितने में से अकेडमी के RN सोलंकी हो गया Air 1, 464 स्टूडेंट चयनित। रिजल्ट जब ऑथेंटिक होता है तभी नेशनल लेवल के चैनल में या नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। और ये रिजल्ट 2025 का आया था 25 जून को, और फिर उसके बाद न्यूज़ पेपर में कवर हुआ। निमसेट 2025 की प्रवेश परीक्षा में 12वीं बार AIR-1 जितेंद्र अकेडमी से NIT में एवं IIIT में MC कोर्स के एडमिशन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा निमसेट 2025 का परिणाम 25 जून 2025 को घोषित हुआ, जिसमें जितेंद्र अकेडमी के विद्यार्थियों ने संपूर्ण भारत में सफलता का परचम लहराया। इस परिणाम में जितेंद्र अकेडमी से ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में 6 स्टूडेंट, ऑल इंडिया टॉप 20 रैंक में 11 स्टूडेंट टॉप के साथ 464 स्टूडेंट ने निमसेट 2025 में सफलता प्राप्त की, जो कि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन है। जितेंद्र अकेडमी के छात्र RN सोलंकी को 1000 नंबर में 640 नंबर अंक प्राप्त कर AIR-1 प्राप्त किया। साथ ही अकेडमी के अभय शर्मा ऑल इंडिया 3rd रैंक, रोहित पाटीदार ऑल इंडिया 5th रैंक, स्नेहा टोंक ऑल इंडिया 6th रैंक, हिमांशु देवतबाल ऑल इंडिया 7th रैंक, आर्यन पांडे ऑल इंडिया 9th रैंक, अनुराग पटेल ऑल इंडिया 12th रैंक, सुमित राठौर ऑल इंडिया 13th रैंक, निखिल बैरागी ऑल इंडिया 14th रैंक, हिमांशु चौधरी ऑल इंडिया 18th रैंक, मनु गुप्ता ऑल इंडिया 26th रैंक, विवेक हेतवाल ऑल इंडिया 28th रैंक, प्रेम प्रजापति ऑल इंडिया 29th रैंक, ध्रुव तायल ऑल इंडिया 30 रैंक प्राप्त की। इसके साथ ही इंग्लिश न्यूज़पेपर जो सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर है और हिंदुस्तान टाइम्स में भी अपने न्यूज़ कवरेज हुआ था। तो रिजल्ट जब ऑथेंटिक होता है तभी इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर उस खबर को पब्लिश करते हैं। RN सोलंकी फ्रॉम जितेंद्र अकेडमी सिक्योर्ड AIR-1 इज निमसेट 2025। जितेंद्र अकेडमी एक्सेल्ड विथ 464 सिलेक्शन एंड AIR-1 मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर द 12th consecutive टाइम। यह सेलिब्रेशन रिजल्ट के दिन का सेलिब्रेशन है और 12 टाइम ऑलरेडी फर्स्ट रैंक थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन निमसेट का रिजल्ट आया था 25 जून को रिजल्ट आया था, 25 जून 2025 को निमसेट 2025 का रिजल्ट आया था, सेम डे सेलिब्रेशन एकेडमी में हुआ। अगर निमसेट की फील्ड में देखा जाए, MC की फील्ड में देखा जाए तो कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको सेम डे निमसेट एग्जाम का रिजल्ट का सेलिब्रेशन नहीं मिलेगा, बल्कि अगले दिन भी नहीं मिलेगा, ये अगले महीनों तक आपको सेलिब्रेशन दिखेगा नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन रिजल्ट आता हर एक साल सेम डे सेलिब्रेशन एकेडमी का सेम डे होता है, क्योंकि बच्चे यहीं होते हैं और बच्चे यहीं के होते हैं, इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेशन हो पाता है, यहाँ बच्चे ढूंढने नहीं पड़ते। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये सेलिब्रेशन सिर्फ जितेंद्र अकेडमी में पॉसिबल है, क्योंकि स्टूडेंट यहीं होते हैं पूरे टाइम और यहीं के स्टूडेंट होते हैं। वो सारे बच्चों का जिस दिन रिजल्ट आता है वो वेट करते रहते हैं, रिजल्ट का सेलिब्रेशन रहता है। तो सेलिब्रेशन डे का फोटो है, ये भी ऑथेंटिसिटी का एक एग्जाम्पल है कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन का सेलिब्रेशन चल रहा था, रिजल्ट के डे का था, और ये सब बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे रिजल्ट को लेके। इतना बेहतर रिजल्ट था जिसका सेलिब्रेशन चल रहा था। ये रिजल्ट के सेलिब्रेशन के फ़ोटो हैं। ये स्टेज है जहाँ से मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये स्टेज है जहाँ पे बच्चे खड़े थे। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 3rd रैंक है, 6th रैंक है, 7th रैंक है। ये रिजल्ट के सेलिब्रेशन का फोटो चल रहा है। ये न्यूज़ चैनल भारत 24 ने कवर किया था। RN सोलंकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, निमसेट 2025 में AIR-1 जितेंद्र अकेडमी से, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। न्यूज़ चैनल का भी इंटरव्यू सेम डे हुआ था जिस दिन रिजल्ट आया था। निमसेट में 12वीं बार AIR-1 जितेंद्र अकेडमी से, यहीं बच्चों का इंटरव्यू चल रहा था। ऑल इंडिया टॉप 10 में 6 स्टूडेंट जितेंद्र अकेडमी से, जैसे भारत 24 लीडिंग न्यूज़ चैनल है। ऑल इंडिया टॉप 20 रैंक में 11 स्टूडेंट जितेंद्र अकेडमी से, और निमसेट 2025 में अकेडमी से 464 स्टूडेंट का सिलेक्शन, सब भारत 24 में ये सब न्यूज़ चैनल में प्रकाशित हुआ था। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन जितेंद्र अकेडमी से। MC एंट्रेंस में जितेंद्र अकेडमी देश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान, ये भारत 24 न्यूज़ चैनल में हुआ था।
फिर इसके अलग अलग इंटरव्यू थे। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इंटरव्यू आर्यन सोलंकी का था इंटरव्यू था निमसट में बारी बार AR1 जितने मिस अकेडमी से। ऑल इंडिया थर्ड रैंक का इंटरव्यू था, शॉर्टकट ट्रिक्स का रहा योगदान। ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक राधेमोहन पाटीदार का इंटरव्यू था। एकेडमी टेस्ट सीरीज मेटेरियल का रहा योगदान। स्नेहा ऑल इंडिया सिक्स रैंक का निमसट 2025 में AR1 जितने अकेडमी से। इसके बाद हिमांशु देवतपाल ऑल इंडिया सेवंथ रैंक। इसके साथ ही देश का जो सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़, उसमें न्यूज़ कवरेज एकेडमी के रिजल्ट का हुआ था। निमसट 2025 में आर्यन का फर्स्ट रैंक, ये आर्यन ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। ऑल इंडिया थर्ड रैंक अभय, फिफ्थ रैंक पे राधेमोहन पाटीदार, इसका सिक्स रैंक पे थी स्नेहा टोंक जिसका न्यूज़ कवरेज था। सेवंथ रैंक पर हिमांशु देवतपाल। ऑल इंडिया नाइन्थ रैंक वाला स्टूडेंट उस समय वाराणसी में था जिस दिन रिजल्ट आया था। रिजल्ट आना था 27 तारीख को, 27 जून 2025 को, पर 2 दिन पहले रिजल्ट आया 2025 को। तो बाद में फिर अवार्ड सेरेमनी में नाइन्थ रैंक वाला स्टूडेंट आया जिसका इंटरव्यू हुआ, जो अपने एकेडमी के यूट्यूब चैनल में प्रकाशित हुआ है। और अवार्ड सेरेमनी के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी अपने एकेडमी की। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ये आर्यन की, आर्यन सोलंकी निमसट 2025 में। फिर ऑल इंडिया थर्ड रैंक, ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक, ऑल इंडिया सिक्स्थ रैंक, ऑल इंडिया सेवन्थ रैंक और ये ऑल इंडिया नाइन्थ रैंक आर्यन पांडे। इसके साथ ही सारे टॉप 10 वाले स्टूडेंट, जो टॉप 10 में 6 स्टूडेंट है, ये अवार्ड सेरेमनी के फोटोग्राफ और साथ में अवार्ड सेरेमनी के जो 464 एनआईटियंस है उनका पूरा ग्रुप फोटोग्राफ भी साथ में है। इसके साथ ही लगातार 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितने अकेडमी से जुड़ा है उसमें कौन कौन से सालों में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी। 12 टाइम्स AR1 निमसट इज फ्रॉम जितने अकेडमी। AR1 ट्रेडिशन नॉट बाय चांस, द रियल निमसट ऑफ फैक्ट्री। इसमें बात करें तो निमसट 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2023 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2021 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2019 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2018 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2017 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2016 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2015 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2014 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2012 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2011 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2010 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। बात करें कि निमसट 2025 में जो त्रिची जाने वाले बच्चों की संख्या है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो NIT त्रिची इनको अलॉट हुआ वो जितन मिश्र अकेडमी के हैं। क्योंकि टॉप 10 में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी सिलेक्ट होने वाले जितन मिश्र अकेडमी के हैं, टॉप 20 में जो सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट जितन मिश्र अकेडमी के हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट NIT त्रिची इस साल गए हैं निमसट 2025 में, उसमें जितन मिश्र अकेडमी का नाम है। पूरे हिंदुस्तान का कोई भी अदर इंस्टीट्यूट आसपास भी नहीं है। इवन देखा जाए तो जितने बच्चे NIT त्रिची इस साल जितने मिश्र अकेडमी के गए उसके आधे के बराबर भी बाकी अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे त्रिची नहीं पहुँच पाए। हाईएस्ट नंबर ऑफ 39+ स्टूडेंट गॉट NIT त्रिची निमसट 2025। इसमें आर्यन सोलंकी, अभय शर्मा, राधेमोहन पाटीदार, स्नेहा टोंग, हिमांशु और आर्यन पांडे, अनुराग पटेल, सुमित राठौर, निखिल बैरागी, हिमांशु चौधरी। इसके बाद हम बात करें मनु शर्मा, विट्ठल, मनीष राठौर, खुशी गुप्ता, विवेक हेतवाल। इसके बाद प्रेम सागर, ध्रुव, श्रीराम पाटीदार, शोभित धाकड़, हेमंत पाटीदार। इसके बाद बात करें तो पीयूष शर्मा, करीना परमार, प्रदीप पाटीदार, आशुतोष, निवेश। इसके बाद करें उज्ज्वल पाटीदार, प्रियंका पालीवाल, रौनक धाकड़, जय देशमुख, धीरज। इसके बाद बात करें तो हर्ष कुमार, अमिताभ निगम, मान बोरा, अमीशा, भरत वैष्णे और लोकेश्वर, अंजलि मेवाड़ा, अदिति वर्मा और राशि गौर। 39+ स्टूडेंट NIT गए। तो ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो त्रिची आने वाले बच्चों की जो संख्या है जितने मिश्र अकेडमी से है। इसके आसपास तो छोड़ो, इसके आधे भी अदर इंस्टीट्यूट से बच्चे त्रिची नहीं पहुंचे। उसका रीज़न है कि एकेडमी में जब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन भी निमसट में अपने एकेडमी के थे। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, टॉप 10 में अगर 6 अपने यहाँ से हैं, टॉप 20 में 11 अगर अपने यहाँ से हैं, टॉप 30 में 17 अपने यहाँ से हैं, 464 सिलेक्शन जब अपने यहाँ से हैं, तो जब हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन यहाँ से हैं तो जाने वाले बच्चों की संख्या बड़ा ऑब्वियस यहीं से होगी। अब अगला रिजल्ट है महाराष्ट्र सिटी 2025 का। तो महाराष्ट्र सिटी 2025 में 99.93, 99.93, 99.92, 99.92 ये सारे 99 परसेंटाइल स्कोर के हैं। ये सारे बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर पे हैं। लेकिन इनमें किसी बच्चों ने महाराष्ट्र इसलिए नहीं लिया कि सभी बच्चों का NIT अलॉट हो गया। मैंने पहले ही बोला कि सभी का ड्रीम कॉलेज NIT ही होता है, NIT लेना चाहिए। लेकिन बैकअप प्लान में महाराष्ट्र के एग्ज़ाम के साथ CUT के एग्ज़ाम भी देना चाहिए, लेकिन टारगेट NIT होना चाहिए। इन सभी बच्चों ने NIT को चूज़ किया, लेकिन सेफर साइड लेके इन्होंने महाराष्ट्र का एग्ज़ाम भी दिया था।
अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में रिजल्ट अपने एकेडमिक क्या रहे हैं, पिछले सालों में रिजल्ट क्या रहे हैं, 2024 में क्या रिजल्ट रहे हैं, 2023 में, 2022 में। तो मैं फटाफट एक एक करके रिजल्ट दिखाते जा रहा हूँ। फर्स्ट निम्स 2024 के रिजल्ट की बात करें तो 413 सिलेक्शंस थे और जिसमें सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, 9th रैंक, 12th रैंक, 16th रैंक थे और 17, 20 सब लाइन से रैंक थे। और ये महाराष्ट्र का रिजल्ट था। महाराष्ट्र के साथ पे ये सीयूटी का रिजल्ट था। इसमें भी सारे न्यूज़ चैनल, हिंदुस्तान टाइम्स और सारे न्यूज़ चैनल में इसका भारत 24, जी न्यूज़ में इसका जो रिजल्ट है उसका कवरेज हुआ था। यह व्हाट्सएप में वगैरह फ़ोटो। सबसे बड़ी बात ये सीएम अवार्ड मिला था एकेडमी को। लगातार 11 बार ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, पिछली बार 11 बार थी, इस बार 12 बार हो गई। और आने की और जो टॉप 10 में जिन बच्चों ने जगह बनाई थी उसके लिए एकेडमी को अवार्ड मिला। इन बच्चों को भी, टॉप 10 वाले बच्चों को सीएम अवार्ड मिला था और एकेडमी को भी अवार्ड मिला। साथ में इनका जी न्यूज़ में के प्लेटफॉर्म पे इनका पैनल डिस्कशन था, इंटरव्यू था कि कैसे इन्होंने टॉप 10 के अंदर जगह बनाई। और उसके साथ ही निम्स 2023 की बात करें तो 412 सिलेक्शन थे, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 11, 12, 16, 21, 22, 27 था और 412 बच्चे सिलेक्ट हुए। इसमें भी दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, फ्री प्रेस है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इसमें न्यूज़ कवरेज था। और भारत 24 के न्यूज़ स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में इन लोगों का मीडिया इंटरव्यू था कि कैसे इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई और इन्होंने अपने जो भी व्यूज़ शेयर किए और उन्होंने गाइड किया उन सभी बच्चों को जो इनके जूनियर्स थे। निम्स 2022 की बात करें तो 454 सिलेक्शंस थे। ये सारे रिजल्ट निम्स 2022 के हैं। तो कंसिस्टेंट इतना ट्रैक रिकॉर्ड एकेडमी का है, इसीलिए इतना बेहतर रिजल्ट हर साल आता है। निम्स 2021 की बात करें तो ऑल इंडिया टॉप 10 में 9 स्टूडेंट थे, टॉप 20 में 18 थे, 520 सिलेक्शन, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक, 10th रैंक, 11th है, 12th है, सब लाइन से सिलेक्शन था। 520 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। निम्स 2020 की बात करें 435 सिलेक्शन थे इसमें निमसट में। इसके बाद हम बात करें निमसट 2019 की तो ऑल इंडिया टॉप 10 में 7 स्टूडेंट थे, टॉप 50 में 35, टॉप 100 में 65, 554 सिलेक्शन थे, इसमें ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सिक्स्थ रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक, सब लाइन से सिलेक्शन है। इसके बाद बात करें निम्स 2018 की तो टॉप 10 में 7, टॉप 20 में 17, टॉप 100 में 65 थे, 500 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, 7th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक है। इसके बाद बात करें निम्स 2017 की तो 10 इन टॉप 10 थे, पूरा टॉप 10 पूरा पैक था। ऑलरेडी फर्स्ट रैंक से लेकर पूरा टॉप 10 पैक था और टॉप 100 में 72 थे, 412 बच्चे सिलेक्ट थे, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक। इसके बाद बात करें निम्स 2016 की, इसमें भी 10 इन टॉप 10 थे, टॉप 100 के अंदर 72 बच्चे थे, 322 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इसमें ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक थे। इसके बाद बात करें तो 2015 की, इसमें 10 इन टॉप 10 थे, 20 इन टॉप 20, पूरा टॉप 10, टॉप 20 पूरा पैक था। टॉप 50 में 42 थे, 315 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद बात करें निम्स 2014 में, उसमें 10 इन टॉप 10 थे, पूरा टॉप 10 पैक था और साथ में एकेडमी से जो 310 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनआईटी का प्लेसमेंट क्या रहा। यह एकेडमी के जो स्टूडेंट है, जितने में से एकेडमी के, उन्होंने क्या प्लेसमेंट और पैकेज लिए। क्योंकि कोई भी बच्चा एनआईटी को टारगेट इसलिए कर रहा है कि वहाँ सबसे अच्छे प्लेसमेंट है, एम सेंटर्स की तैयारी भी इसलिए कर रहा है, टॉप रैंक भी इसलिए आ रहा है कि टॉप एनआईटी मिले, क्योंकि टॉप एनआईटी में टॉप कंपनीज आती हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। तो पिछले सालों में एकेडमी के स्टूडेंट का निमसट से कितना प्लेसमेंट लगा, कौन सी कंपनी में लगा, क्या पैकेजेस थे, क्योंकि हर बच्चे का ड्रीम जो है कंपनीज ही होती है, पैकेज होता है और प्लेसमेंट होता है, इसी के लिए वो एनआईटी जाना चाह रहा है। तो पिछले सालों में कैसे प्लेसमेंट रहे जितने में से एकेडमी के स्टूडेंट्स का, एनआईटी से कौन कौन से पैकेज उनको ऑफर हुए, किन किन कंपनी में पैकेज ऑफर हुए, स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। बात करें तो प्लेसमेंट ईयर 2023-2024 की बात करें तो आकाश दबे एनआईटी त्रिची से 46 लाख का पैकेज अमेजॉन में हुआ, स्वाति जिंदाल 46 लाख अमेजॉन एनआईटी त्रिची से, यास्ता खंडेलवाल एनआईटी त्रिची से अमेजॉन कंपनी 46 लाख का पैकेज हुआ। तो 32 लाख विकास परमार को मिला एनआईटी त्रिची से और 29 लाख रस्ता होलकर सैपलैब में मिला, 27 साक्षी यादव को मिला एनआईटी त्रिची से, 25 सिस्को एसएजन को मिला और एनआईटी त्रिची से, 25 सिस्को दीपक चौधरी को। इसके बाद 90 लाख 17 लाख 17 20.6 ये सारे प्लेसमेंट है। और इसके पिछले सालों की बात करें 2021-22 की बात करें तो नम्रता बारगल 44 लाख फ्रॉम एनआईटी त्रिची और अमेजॉन कंपनी में हुआ। एनआईटी त्रिची से सौरभ कुमार को 44 लाख का पैकेज मिला अमेजॉन कंपनी में। मंगलेश पांडे को 44 लाख मिला एनआईटी सूरतकल से मिला और अमेजॉन कंपनी है। उसके बाद 44 लाख 36 लाख 31 30 30 30 30 लाख 30 लाख 30 लाख 30 लाख 26 लाख 23.4 ये सारे। इसके बात करें 2021 का तो इसमें 30.41
अमेजोन कंपनी 26 लाख 26 लाख 26 लाख 25, ये कोरोना का टाइम था तो प्लेसमेंट थोड़ा फ्लक्चुएटेड था उस समय। उसके बाद बात करें 2019-20 का तो 43 लाख माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अंकिता गुप्ता NIT त्रिची से, और मृणाल गौतम 43 लाख NIT त्रिची से, फिर शाहिका 43 लाख माइक्रोसॉफ्ट NIT त्रिची से। फिर बात करें तो वर्षा पाटीदार 43 लाख माइक्रोसॉफ्ट कंपनी NIT त्रिची से। इसके बाद 34 लाख इसको 34 लाख ये सारे प्लेसमेंट्स रहे हैं। 18-19 की बात करें तो इसमें 39 लाख माइक्रोसॉफ्ट NIT त्रिची से हरमित भाटिया, और रूब्रिक नीलम गौर का 40 लाख, हरमित भाटिया 39 लाख माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम NIT त्रिची मयूरी, और 30 लाख माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद बात करें 2017-18 के प्लेसमेंट की तो बलबंत का 28 लाख का पैकेज लगा NIT त्रिची माइक्रोसॉफ्ट में। फिर श्रेया जैन 28 लाख माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम NIT त्रिची, 28 लाख माइक्रोसॉफ्ट, सूर्या गुप्ता फ्रॉम NIT त्रिची। इसके बाद 16-17 के सारे कंबाइंड प्लेसमेंट्स हैं ये सारे। अब देख रहे हैं YJ में 10 रीज़न वाई यू शुड ज्वाइन JMA। उसमें पहला रीज़न है इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर निमसेट CUT एंड अदर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, निमसेट हो, CUT हो, महाराष्ट्र हो, ये जितने भी नेशनल एग्जाम है उसमें नंबर 1 इंस्टीट्यूट जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्यों नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, उसके पीछे स्टेप बाय स्टेप रीज़न है। पहला है 12 टाइम्स AR1 निमसेट इज फ्रॉम JMA ओनली। 12 साल से लगातार निमसेट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितने अकेडमी से है। पूरे हिंदुस्तान की सारी कोचिंग को अगर देखा जाए तो एक भी सिंगल कोचिंग ऐसी नहीं है जिनमें 2 बार भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई हो, और जितने में अकेडमी से लगातार 12 साल से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है निमसेट में। साथ में 19 टाइम्स निमसेट में हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट जाना जाता है, ये पहला रीज़न है। 19 हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन, ये सेकंड रीज़न हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर्स इन ऑल इंडिया टॉप 10 एंड टॉप 100 रैंक्स। जो जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम है उसमें टॉप 10 रैंक और टॉप 20 रैंक की बात करें, NIT की बात करें या अदर्स एग्जाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ टॉपर्स हैं पिछले अगर 18 सालों की बात करें तो सबसे नंबर ऑफ टॉपर्स टॉप 10 रैंक में, टॉप 100 रैंक में जितने से अकेडमी से हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट इन टॉप IT कंपनीज फ्रॉम NIT। जितने भी टॉप NIT हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स जो हैं वो जितने से अकेडमी से। बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया प्रोड्यूस 12 टाइम्स AR1 निमसेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर्स इन ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक्स, टॉप 100 रैंक्स विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इन निमसेट। इसका रीज़न ये किसी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी उसका बैकबोन होता है। फैकल्टी पे ही इस बात का निर्भर होता है कि रिजल्ट उस संस्थान के, अगर फैकल्टी बेहतर है तो रिजल्ट बेहतर आएगा, और फैकल्टी बेहतर नहीं है तो रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। जो फैकल्टी पढ़ाने वाली बेहतर है और साथ में संस्थान के स्टडी मटेरियल बेहतर है तो रिजल्ट हमेशा बेहतर आएगा। एकेडमी से लगातार 12 साल से फर्स्ट रैंक है, 19 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है, टॉप 10 टॉप 100 के अंदर मेजोरिटी नंबर ऑफ टॉपर जितने में से अकेडमी से हैं। लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें निमसेट 2025 की तो सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में नंबर ऑफ सिलेक्शन जो टॉप 10 टॉप 20 के अंदर ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जितने में से अकेडमी से है। ये रीज़न ये तभी हो पाया जब वहाँ की फैकल्टी बेस्ट है, तभी रिजल्ट बेहतर होगा। उसका रीज़न है पिछले 25 सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो अनुभव मुझे हुआ, हर बच्चे का जो पर्सनल काउंसलिंग लेके उन बच्चों की वीकनेस को दूर करके उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ का पता लगा के उनको गाइड करके, और वो जो जिस लेवल का मटेरियल उनको डिलीवर करना उस टाइप का मटेरियल को डिलीवर करके उनको टॉप रैंक तक पहुँचाने का जो अनुभव हुआ वो हर साल के बच्चों को मिलता है। और यही रीज़न है कि इतने सालों से टॉप रैंक एकेडमी से आ रही है और हर साल हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी से आ रहे हैं। तो फैकल्टी पे ही इस बात का पूरा दरमदार टिका होता है कि अगर फैकल्टी बेहतर है तो ही रिजल्ट बेहतर आएगा, अगर फैकल्टी बेहतर नहीं तो रिजल्ट कभी बेहतर नहीं आएगा। इसके बाद का बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स इन ऑल टॉपिक। ये अगला सबसे बड़ा रीज़न ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स का, क्योंकि निमसेट 2025 का भी लेटेस्ट जो पेपर हुआ काफ़ी टफ पेपर था। उसमें JEE एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मेंस के क्वेश्चन थे। अगर कोई बच्चा मेथड से गया हो तो भले कितना अच्छा पढ़ने में हो, टाइम लिमिट के अंदर पेपर नहीं कर सकता और बेस्ट रैंक नहीं ला सकता, भले उसने कैसी कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो। तो जब तक शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता नहीं होगा तब तक आप टाइम लिमिट के अंदर पेपर कर नहीं पाएंगे। क्योंकि निमसेट की एग्जाम अब टाइम बाउंडेड एग्जाम हो गई कि 70 मिनट्स के अंदर ही आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। एडवांस के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 3 से 4-5 मिनट लग जाता है, लेकिन अगर उसको 1 मिनट में करना है तो तभी पॉसिबल जब शॉर्टकट इससे करें। तो हर एक टॉपिक के मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बताता हूँ, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, स्टैट हो, और साथ में कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ मैक्सिमम नंबर जो पेपर हैं वो पेपर उस लेवल के डिज़ाइन किए जाते हैं जो JEE एडवांस लेवल के हों, मेंस लेवल के हों, ताकि निमसेट की एग्जाम में जब बच्चा अपीयर होता है तो निमसेट की एग्जाम उसको टफ नहीं लगती। क्योंकि JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन वो कर चुका होता है जो वर्ल्ड की सबसे टफ एग्जाम मानी जाती है। तो वर्ल्ड के सबसे टफ लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन अगर वो डील कर लिया और मल्टीपल टाइम डील कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ 400 के से ज़्यादा टेस्ट सीरीज निमसेट के ऊपर होते हैं,
तो उसको वो पेपर आसान लेने लगते हैं। साथ में जितने मैक्सिमम शॉर्टकट ट्रिक्स की प्रैक्टिस पूरे साल भर कराई जाती है, वो शॉर्टकट ट्रिक्स से टाइम लिमिट के अंदर 1 मिनट तो छोड़ो 30 सेकंड और 17 या 18 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बच्चों की हो जाती है। तो जब एग्जाम में अपीयर होते हैं तो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट अपने अकेडमी के बच्चों होते हैं। जैसे निमसट 2025 की बात करें तो 108 107 अटेम्प्ट थे 120 में से, और यही रीज़न है। और सबसे ज़्यादा स्कोर भी अपनी अकेडमी के बच्चों का आया। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का 640 स्कोर आया आउट ऑफ 1000, और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था। उसका रीज़न है शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स। अगला रीज़न है द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया। अपने अकेडमी की जो टेस्ट सीरीज़ है इंडिया के सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। रिजल्ट इस बात को साबित करता है, किसी इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट सीरीज़ बेहतर होगा, उसका कंटेंट बेहतर होगा, उसका मटेरियल बेहतर होगा, तभी बेहतर रिजल्ट आएगा। और इनसे 2025 का रिजल्ट की बात करें, पिछले प्रीवियस ईयर के रिजल्ट की बात करें, तो ये इतने अच्छे रिजल्ट तभी निकल के आ रहे हैं जब यहाँ का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ बेहतर है। अगला पॉइंट है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ मोस्ट इकोनॉमिकल फैसिलिटी। जितमें अकेडमी का जो कैंपस है वो 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 5 एकड़ में फैला हुआ है। एमसीए के फील्ड में इतना बड़ा कैंपस किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। और सारी टाइप की सुविधाएं, सारे प्रकार की सुविधाओं के साथ यहाँ पे पढ़ाई का जो वातावरण है, एकेडमिक एटमॉस्फेयर इतना बेहतर है कि यहाँ पढ़ने के बाद बच्चा अपने आप को बेहतर महसूस करता है। जहाँ पे सुबह योग ध्यान प्राणायाम पूजा अर्चना के बाद पढ़ाई चालू होती है, और एक खुले वातावरण में, खुले एटमॉस्फेयर में और पूरे स्पेसियस वातावरण में वो अपना पढ़ के बेहतर रैंक हासिल करता है। तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया कि बच्चा यहाँ पे हेल्दी माहौल में रहते हुए, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में रहते हुए टॉप रैंक से सिलेक्ट होता है। अगला पॉइंट है रिवीजन क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड पर्सनल काउंसलिंग। जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाता है, सिलेबस कंप्लीशन के बाद मास्टर क्लास, मैराथन क्लास और रिवीजन क्लासेस होती हैं। उस रिवीजन क्लासेस का फ़ायदा ये मिलता है कि अगर स्टूडेंट ने, अगर जब क्लासेस चल रही होती है उस समय अगर कोई कमी पेशी रह गई है, वो किसी पॉइंट में किसी सब्जेक्ट में अगर वीक रह गया है, तो रिवीजन क्लास में वो कवर हो जाता है, मास्टर क्लास में कवर हो जाता है, मैराथन क्लास में कवर हो जाता है। साथ में हर एक स्टूडेंट की पर्सनल काउंसलिंग होती है। उससे बेनिफिट ये होता है कि पर्सनल काउंसलिंग में अपनी जो भी वीकनेस है या जो भी स्ट्रेंथ है वो अपनी बता पाता है। मैं एक बच्चों की जब पर्सनल काउंसलिंग लेता हूँ, उनके वीकनेस स्ट्रेंथ का पता लगा के उसको दूर कर पाता हूँ। तो एग्जाम के 3 महीने पहले से अगर उनकी जब पर्सनल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, तब वो एक पॉइंट्स पे मैं जो उनकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ का पता लगा के जब उसको रेक्टिफाई करता हूँ, तो अपनी सारी वीकनेस जब स्टूडेंट दूर कर पाता है तो मेन एग्जाम में टॉप रैंक से सिलेक्ट हो पाता है। और यही रीज़न है कि लगातार 12 सालों से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितने मिस अकेडमी से निमसट में है, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टॉप 10 टॉप 100 के अंदर सिलेक्ट होने वाले बच्चे भी जितने मिस अकेडमी के हैं। ये 10 रीज़न थे। अब देखते हैं व्हाट विल बी प्रोवाइड इन ऑफलाइन क्लासेस, कि ऑफलाइन क्लास में क्या प्रोवाइड होगा, ऑनलाइन क्लास में क्या प्रोवाइड होगा। सबसे बड़ी जिज्ञासा हर एक स्टूडेंट की होती है कि अकेडमी ज्वाइन करने के बाद स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा, पढ़ाई कैसे होगी, टेस्ट सीरीज कैसी होंगी। तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाते जा रहा हूँ। अकेडमी में डेली 2 घंटे की क्लास होगी। पहले मैं ऑफलाइन वालों के लिए समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन वालों के लिए समझाऊंगा। तो डेली 2 घंटे की क्लासेस होगी, 2 आवर्स की क्लासेस होगी। उसके बाद 3 घंटे का होमवर्क मिलता है। उसके बाद टेस्ट होता है। टेस्ट किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ कि ये टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल में मोर देन 834 टेस्ट सीरीज विथ 80,000 क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर टेस्ट सीरीज, रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज इन इंडिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज जितने मिस अकेडमी होते हैं 834 टेस्ट सीरीज। ये तो पुराना डेटा है, अब तो 1030 टेस्ट सीरीज होने लगे अपने अकेडमी में। 1030 पेपर होते हैं, तो उसमें तकरीबन 80,000 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल टेस्ट सीरीज़ के अंदर अगर बात करें तो 80,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। इसमें टेस्ट सीरीज में टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज में सबसे पहला डीपीएस है। डीपीएस मतलब डेली प्रैक्टिस सीट। 2 घंटे की जो क्लास होती है उसके बाद डीपीएस होता है, डेली प्रैक्टिस सीट होती है, जो 2 घंटे क्लास के ऊपर बेस्ड होता है। जो क्लास होती है उसी के ऊपर डीपीएस बेस्ड होता है। उसके बाद डेली टेस्ट होता है। डेली टेस्ट जब डीपीएस पूरे खत्म हो जाते हैं, जब कोई टॉपिक खत्म हो जाता है, टॉपिक कंप्लीशन के बाद उसका डेली पेपर होता है। डेली पेपर सपोर्टिंग पेपर होता है वीकली पेपर के लिए। तो डेली पेपर से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या, डेली का इंप्रूवमेंट चेक होता है कि डेली कितना इंप्रूवमेंट हुआ। और साथ में उसका वीकली पेपर भी होता है। वीकली पेपर जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो सैटरडे को, अमूमन सैटरडे को वीकली पेपर होता है। उससे फायदा क्या होता है, तो डेली पेपर से डेली का इंप्रूवमेंट होता है, और साथ में वीकली पेपर से एक वीक में जितना भी पढ़ा दिया गया है उसके ऊपर टेस्ट होता है, तो एक वीक का रिवीजन हो जाता है। तो डेली जो 2 घंटे की क्लासेस होगी, उसके बाद 3 घंटे का क्लासरूम वर्क मिलेगा, फिर 2 घंटे टेस्ट होगा, डेली पेपर जो होता है। उसके बाद डेली पेपर से डेली का इंप्रूवमेंट तो बच्चे ने चेक कर लिया, लेकिन एक वीक में गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो पहला दिन पढ़ा उसको पढ़ा हुआ 7 दिन हो जाता है। तो वीकली पेपर से 7 दिन का एक साथ पूछ लिया जाता है। तो वीकली पेपर से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, एक वीक का रिवीजन हो जाता है। एवरी संडे प्री फाइनल टेस्ट इन एक्चुअल निमसट पैटर्न। हर एक संडे जो निमसट पैटर्न पे आधारित जो रहता है, 1000 नंबर का पेपर जैसा निमसट में आता है उसी पैटर्न पे पेपर हर संडे होता है, ताकि बच्चा अगर एनआईटी की एग्जाम अगर 2026 में देने वाला है या 2027 में देने वाला है, तो अभी से उसका अनुभव निमसट का हर संडे होने लगे। 1000 नंबर के पेपर में 600 मैथ्स, 240 की रीजनिंग,
कंप्यूटर 120 नंबर, इंग्लिश 40 मार्क्स का होता है। तो हर संडे जब वो निमसेट की एग्जाम देता है तो अगर वो मान लो 20 महीने की कोचिंग करा तो 20 महीने के दौरान वो निमसेट को इतनी बार जी लेता है कि वहाँ नया कुछ लगता नहीं। और 1 साल की अगर कोचिंग करा तो 1 साल के दौरान निमसेट को इतनी बार जी लेता है कि निमसेट में नया कुछ लगता नहीं। तो हर एक संडे एक निमसेट का प्री फाइनल पेपर होता है जो एक्चुअल निमसेट पैटर्न पे होता है, जिसमें पूरा मैथ्स वही पैटर्न होता है। मैथ्स का 70 मिनट्स मिलता है मैथ्स में, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स से मिलता है, जिसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। कंप्यूटर इंग्लिश मिला के 20 मिनट मिलता है, जिसमें कंप्यूटर के आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होते हैं। 1000 नंबर का पेपर होता है। तो अभी से स्टूडेंट को अनुभव होने लगता है कि 1000 नंबर मेरे 600 मार्क्स हैं, 400 मार्क्स है या 500 मार्क्स है, मुझे कितना इंप्रूव करना है, कितना एक्चुअल एग्जाम तक जाने के लिए मुझे कितना स्कोर इंप्रूव करना है, वो हर संडे स्टूडेंट को पता चलेगा। और हर संडे अगर एग्जाम वो निमसेट की अभी से देना चालू कर रहेगा और अभी से अपने स्कोर इंक्रीज करना चालू कर रहेगा तो लास्ट में वो प्रेशर में नहीं आता और बेहतर रैंक पे सिलेक्ट होता है। तो इस पेपर का थोड़ा फायदा यही है। फिर डाउट सेशन एंड स्टडी प्लान। डाउट सेशन समय समय पे डाउट सेशन होता है। डाउट सेशन और स्टडी प्लान अमूमन सैटरडे को डाउट सेशन रहता है और स्टडी प्लान समय समय में बच्चों को बताते रहता हूँ। जैसे कोई मल्टीपल टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक हो गए, मैथ्स भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है और मल्टीपल टॉपिक हो गए, कंप्यूटर के टॉपिक भी हो गए, तो उनको स्टडी प्लान में टाइम टेबल पूरा बताता हूँ मैं कि किस ढंग से वो टाइम टेबल प्लान करें ताकि जो हो चुका है सिलेबस तो उसको कैसे मेंटेन करना है, जो चल रहा है उसको कैसे मेंटेन करना है, साथ में भी कॉलेज की स्टडी भी इसके बीच में कैसे करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं और तो वो तो हम तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ चुके हैं अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलने लगते हैं। तो उसको कैसे मेंटेन करना है, जो चल रहा है करंट में कैसे मेंटेन करें, जो हो चुका है जिसको हम एकेडमिक लैंग्वेज में कैप्सूल बोलते हैं उसको कैसे मेंटेन करना, साथ में टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, अगर हमारी मिस्टेक हो रही है तो मिस्टेक को कैसे हम दूर करें, एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करें, अच्छे अगर रैंक में फ्लक्चुएशन आ रहा तो कंसिस्टेंसी कैसे रखें, ये सब स्टडी प्लान और डाउट सेशन में डिस्कस किया जाता है। डाउट सेशन सैटरडे को होता है और डाउट सेशन के दौरान हर एक बच्चे की जो जिस चीज़ क्वेरीज रहती है, प्रॉब्लम रहती है, उसका समाधान और साथ में स्टडी प्लान के दौरान वो सारी चीज़ें बताई जाती है। स्टडी प्लान नीट के हिसाब से समय समय पे मैं क्लासेस के दौरान मैं लेते रहता हूँ, जिनमें सारे टाइम टेबल बताए जाते हैं। इवन पेपर सॉल्व करने का तरीका भी उसमें शामिल है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है और कितने राउंड में पेपर को सॉल्व करना है, कैसे डिवाइड करना है, एनालिसिस पेपर का कैसे करना है, कॉपीज कैसे मेंटेन करना है, डायरी कैसे बनाना, वो सारी चीज़ें स्टडी प्लान और डाउट सेशन में डिस्कस की जाती है। उसके बाद कैप्सूल पेपर है। कैप्सूल टेस्ट क्या होता है कि जब मल्टीपल टॉपिक हो जाते हैं तो टॉपिक के ऊपर कंबाइंड टेस्ट होता है जिसका नाम है कैप्सूल टेस्ट, जिसमें मल्टीपल टॉपिक के साथ पूछे जाते हैं। तो डेली टेस्ट से डेली का इंप्रूवमेंट चेक होता है, वीकली पेपर से एक वीक में जितना पढ़ा दिया उसका इंप्रूवमेंट होता है। हर संडे जो प्री फाइनल पेपर होता है, मॉक टेस्ट होता है निमसेट पैटर्न पे, उसे हर संडे जानने को मौका मिलता है कि हमें निमसेट के हिसाब से अपने आप को हमने कितना तैयार किया और हमें और कितना तैयार करना है। कैप्सूल टेस्ट से क्या होता है, मल्टीपल टॉपिक जो हो चुके हैं उनका रिवीजन कैप्सूल टेस्ट से होता है कि उसमें मल्टीपल टॉपिक के साथ पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रोग्रेसिव पेपर होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन होता है। प्रोग्रेसिव पेपर में मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ पूछे जाते हैं और कैप्सूल पेपर में मल्टीपल टॉपिक के साथ पूछे जाते हैं। इतने सारे फिल्टर लगेंगे, अगर कोई बच्चा कहीं भी वीक होता है तो स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होगा। उसके बाद होता है रिवीजन पेपर। रिवीजन टेस्ट तब होता है जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद होता है पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन होता है, उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, वो सभी के रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं। तो पूरे होल सिलेबस का रिवीजन होता है और रिवीजन टेस्ट 7 फेज में होता है। फेज 7 मतलब 7 टाइम्स रिवीजन हो जाता है फेज के माध्यम से। फाइनल टेस्ट मॉक टेस्ट होता है, जो निमसेट का अलग मॉक टेस्ट होता है और निमसेट के साथ साथ सीयूटी का अलग मॉक टेस्ट होता है, महाराष्ट्र का अलग मॉक टेस्ट होता है। मतलब जो एग्जाम होने वाली है उसका मॉक टेस्ट उसके पहले एग्जाम के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले होता है। निमसेट का तो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है मॉक टेस्ट, तो 6 महीने के लिए मॉक टेस्ट निमसेट के ऊपर होता है। साथ में महाराष्ट्र की एग्जाम जो मार्च में या सीयूटी की एग्जाम मार्च में होने वाली रहती है, उसकी जनवरी फरवरी से मॉक टेस्ट चालू हो जाते हैं ताकि उस एग्जाम का भी आपको एक्सपीरियंस एग्जाम के पहले हो जाए। तो मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम के पहले उस एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने फ्लक्चुएशन हुए हैं, जितने टाइप के पेपर आ चुके हैं, या तो पेपर इजी आया, या तो मॉडरेट आया, तो टफ आया, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल मॉक टेस्ट बनाए गए। अकेले निमसेट के ऊपर 400 मॉक टेस्ट है, बल्कि 458 मॉक टेस्ट हो गए। 458 मॉक टेस्ट में इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल मेंटेन है कि 2008 से लेके अभी तक या 2005 से लेके अभी तक जितने भी चेंज हुए हैं निमसेट में 2025 तक, 2005 से लेकर 2025 तक 20 सालों में जितने चेंजेस हुए हैं, उन चेंज को ध्यान रख के अलग अलग मैंने फेज़ बनाए हैं। और इस साल मैंने निमसेट 2025 के लिए फेज़ 14 बनाया था, जिसका पेपर नंबर 455 में आर्यन सोलंकी जिसकी फर्स्ट रैंक है, उसके जो स्कोर थे 640, जो फ्राइडे को हुआ था, सेम स्कोर निमसेट 2025 के एक्चुअल पेपर में भी थे। तो हर साल जो फेज़ मैं अलग अलग डिज़ाइन करता हूँ, जैसे अभी 2026 के लिए मैं फेज़ 15 डिज़ाइन करने वाला हूँ। वो फेज़ डिपेंड करता है कि कौन सा एनआईटी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उस एनआईटी का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है, किस लेवल का पेपर पूछा है,
क्या फ्लेवर रहा उसका, किस लेवल के क्वेश्चंस में आए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए उस टफनेस को, इजी मॉडरेट टफ को बैलेंस करते हुए नया फेज़ में डिज़ाइन करता हूँ। तकरीबन 14 फेज़ निमसेट के बन चुके हैं, 458 पेपर निमसेट के अकेले निमसेट के हैं। मतलब अगर निमसेट की एग्ज़ाम जो बच्चा देने वाला है उसके पहले 455 पेपर निमसेट के कर चुका होता है, मतलब 455 बार निमसेट को जी चुका होता है। तो किसी एग्ज़ाम को देने के पहले अगर 455 बार सेम एग्ज़ाम को दिला दिया जाए तो उसके पास उसके साथ कोई मिसहैपनिंग, कोई गलतियाँ, कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं होती है। साथ में पेपर में इतने सारे मल्टीपल लेयर्स हैं, इतने सारे फिल्टर लगा रखे हैं कि कोई बच्चा अगर किसी भी कारण से किसी टॉपिक में वीक रह गया तो पहले उसका डीपीएस हो रहा है, डेली पेपर, पहला पेपर डीपीएस हो रहा है, डेली प्रैक्टिस सीट, डेली क्लासेस चल रहे हैं, डेली पेपर चल रहा है। साथ में डीपीएस के दौरान अगर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया तो डेली पेपर अगला चरण है, सेकंड चरण उसका डेली पेपर है। डेली पेपर के दौरान उस टॉपिक में अपने को स्ट्रॉन्ग करता है, नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद अगला चरण डब्ल्यूटी है, वीकली टेस्ट पेपर है। वो एक हफ्ते का जितना मैंने पढ़ा दिया डब्ल्यूटी में पूछ लिया तो अगले चरण में वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। संडे को मॉक टेस्ट होता है उसका, प्री मॉक टेस्ट में अपने आप को इम्प्रूव करके ये देखता है कि पूरी एकेडमी के अंदर उसकी क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, या 1000 नंबर में 600 में आ रहा है, 500 में आ रहा है, वो कितना इंप्रूव करना है। उसके बाद जब मल्टीपल टॉपिक हो जाते हैं, 2-3 महीने 4 महीने बीत जाते हैं तो कैप्सूल पेपर होता है। तो जितना 4 महीने का एक साथ मैंने पढ़ा दिया वो एक साथ पेपर में पूछा जाता है, तो पीछे 4 महीने 5 महीने का रिवीजन कैप्सूल पेपर के माध्यम से हो जाता है। फिर उसका प्रोग्रेसिव पेपर होता है, जब 8 महीने 9 महीने 10 महीने बीत जाते हैं तो 10 महीने का एक साथ पूछा जाता है, पूरे सब्जेक्ट एक साथ पूछ लिए जाते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट, तो प्रोग्रेसिव पेपर होता है। इतने फिल्टर के बाद भी जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो पूरे होल सिलेबस का 7 फेज़ में रिवीजन होता है। रिवीजन टेस्ट पेपर 7 फेज़ में है। फेज़ 1 हायर मैथ्स का, फेज़ 2 लेबर मैथ्स का है, फेज़ 3 क्वांटा का, फेज़ 4 वर्बल का है, फेज़ 5 कंप्यूटर इंग्लिश का है। उसके बाद फिर मैथ्स के 2 पार्ट अलग बनाए हैं और रीजनिंग कंप्यूटर के 2 पार्ट अलग बनाए हैं मैंने। पार्ट 1 पार्ट 2 मैथ्स का है, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर का है, पार्ट 1 पार्ट 2 इंग्लिश और इंग्लिश का है। तो ये सारे कंप्यूटर इंग्लिश का है, ये सारे मिला के फेज़ 6 और 7 बनाए गए हैं, जिससे वो बच्चा समय समय पे अपने आप को इतने बार इंप्रूवमेंट कर लेता है, इतने बार फिल्टर कर लेता है कि कोई मिसहैपनिंग, कोई गलतियाँ होने की संभावना नहीं होती। उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जो एग्जाम होने वाली उसके पहले उस पैटर्न के सारे मॉक टेस्ट वो दे चुका होता है, जिसमें इजी का लेवल भी कवर है, मॉडरेट लेवल भी कवर है और टफ लेवल भी कवर है। अपने यहाँ के मॉक टेस्ट एनी टाइम एनआईटी से ऊपर होता है, सीयूटी का मॉक टेस्ट एनी टाइम सीयूटी से ऊपर होगा और महाराष्ट्र के मॉक टेस्ट एनी टाइम सीयूटी से महाराष्ट्र से ऊपर होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये कि निमसेट का जो मॉक टेस्ट होता है अपनी एकेडमी का, जो 455 मॉक टेस्ट है अकेले निमसेट के ऊपर है, वो निमसेट से मैनी टाइम्स कई गुना ज़्यादा ऊपर होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चों को मैंने यहाँ पे 100 किलो का वजन उठवा लिया तो 10 किलो वजन वहाँ जाके उठा लेगा। तो यहाँ के पेपर का लेवल मैंने टफ इसलिए रखता हूँ ताकि बच्चा टफ पेपर में अगर उसने अच्छे स्कोर लेके आ गया तो आसान में तो बेहतर ले आ जाएगा। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना कि पेपर आसान आ जाए तो वो मिस्टेक ज़्यादा होती है आसान पेपर में, तो ईजी पेपर भी कराए जाते हैं, मॉडरेट भी कराए जाते हैं और टफ पेपर भी कराए जाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट शीट में। इंपॉर्टेंट सीट मतलब स्पेशल क्लास सीट होती है। स्पेशल क्लास सीट हर टॉपिक की अलग अलग मैंने बनाया है। मैथ्स के ऊपर कई सारी स्पेशल क्लास सीट है, रीजनिंग के ऊपर कई सारी स्पेशल क्लास सीट है, कंप्यूटर की भी बहुत सारी स्पेशल क्लास सीट है, अलग अलग फेजेज में है। ये इंपॉर्टेंट सीट बहुत बड़ी रिजल्ट में भूमिका अदा करती है, अच्छी रैंक लाने में, टॉप रैंक लाने में। और जितने मेजोरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन मेजोरिटी जो 2025 की बात करें, 24 की बात करें, 23 की बात करें, पिछले सालों में बात करें, मेजोरिटी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए इन्हीं इंपॉर्टेंट सीट से, स्पेशल क्लास सीट से पूछे गए। स्पेशल क्लास सीट बेसिकली इस बात पर बेस्ड होता है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने 13 महीने 14 महीने 18 महीने 20 महीने जो तैयारी करी, उस तैयारी के दौरान सपोज ट्रिग्नोमेट्री की 7000 क्वेश्चन उसने कर लिया, 5000 क्वेश्चन कर लिया, लेकिन 5000 में कौन से 500 क्वेश्चन उसको करके जाना ही जाना चाहिए एग्जाम के पहले। या ट्रिग्नोमेट्री में के अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसने 3000 क्वेश्चन कर लिया, तो 3000 में कौन से 300 क्वेश्चन को छोड़ने ही नहीं चाहिए। वो सारे स्पेशल क्लास में फिल्टर्ड क्वेश्चन होते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन का बिल्कुल इजी मॉडरेट टफ का बाइफर्केशन अलग होता है और उन्हीं सारे क्वेश्चन को उसमें इंसर्ट किया जाता है जिन क्वेश्चन की संभावना आने की है, जिस क्वेश्चन के पैटर्न की संभावना आने की निमसेट में होती है। और अमूमन ये देखा गया कि पिछले सालों में निमसेट 2025 की बात करें तो मेजोरिटी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपनी कंसेप्ट की कॉपी, ऑब्जेक्टिव कॉपी अपनी स्टडी मटेरियल में और सबसे ज़्यादा स्पेशल क्लासेज पे बेस्ड थे। मतलब 25 से 27 क्वेश्चन डायरेक्टली अपने यहाँ के स्टडी मटेरियल अपने यहाँ कॉपी से मैच कर गए थे, जिनमें बच्चों ने डायरेक्ट गोला फिल कर लिया। 27 क्वेश्चन में डायरेक्ट बच्चों ने गोला फिल किया, बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो वो स्पेशल क्लास सीट पे बेस्ड थे। और कई सारे जो मेरे डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन पूछे गए, पेपर से क्वेश्चन पूछे गए, जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए, 27 क्वेश्चन जब बच्चों ने डायरेक्ट देखा और टिक करते चले गए, बाकी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन पेपर का है। मेरी क्लास में कराए हुए कई सारे मेरी क्लास में कराए हुए क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज़ आ गए जो कॉपी से थे। इवन फर्स्ट और सेकंड क्लास से में कराए हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए।
तो बच्चों को जब आउट ऑफ 50 27 30 क्वेश्चन डायरेक्टली देखे हुए मिल गए, जिनको डायरेक्टली थोड़ा पेन चला हुआ टिक कर दिया, तो बच्चे को रिमेनिंग 10-15 क्वेश्चन करने में उनको ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और इसी कारण से कई सारे बच्चों का 48, 45, 42, 43 आउट ऑफ 50 अटैम्प्ट रहा। और रीजनिंग में भी बहुत अच्छा अटैम्प्ट रहा, आउट ऑफ 40 किसी ने 35 करा, 39 करा। और यही रीज़न है कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 11, टॉप 50 में 17, टॉप 200 में 67 के साथ साथ 464 बच्चे अपने अकेडमी सेलेक्ट हुए। ये सबसे बड़ा रीज़न यही है। मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन एंड भी शॉर्टकट ट्रिक्स। ये लास्ट में जब पूरा सिलेबस में मॉक टेस्ट चल रहा होता है, सिलेबस कंप्लीशन के बाद मल्टीपल टाइम सिलेबस का रिवीजन तो चलता रहता है, साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, जैसे कि मैराथन क्लासेस होती है और मास्टर क्लासेस होती है, जिनमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। और साथ में बहुत सारे मल्टीपल शॉर्टकट ट्रिक्स में पेपर को सॉल्व करने के टेक्निक्स, जैसे जो ईयरली पेपर होते हैं उनको शॉर्टकट ट्रिक्स से सॉल्व करने की टेक्निक है। 2025 का पेपर अगर मेथड से कोई सॉल्व करे, पूरी ट्रेडिशनल मेथड से, तो कैसे करेगा, और शॉर्टकट ट्रिक से वैसे टाइम लिमिट के अंदर कैसे करेगा, निम्सर 2025 का, 24 का, 23 का। साथ में जेई एडवांस के पेपर, जेई मेंस के पेपर जो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको शॉर्टकट से कैसे करना है सॉल्व, वो सब क्लास के दौरान मैं बताता हूँ। साथ में रिवीजन क्लासेस भी होती है और उनको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना, ताकि एग्जाम में स्टूडेंट जब बैठे तो शॉर्टकट ट्रिक से पेपर सॉल्व करके विद इन टाइम लिमिट के अंदर पेपर करके टॉप रैंक से सिलेक्ट हो पाए। और ये रीज़न है कि बिलो एवरेज बच्चा, बेसिक से बेसिक बच्चा, ऐसा बच्चा जो बायो बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ऐसा बच्चे जिनका 11 12 मैथ्स में वीक था, वो भी अपने यहाँ टॉप रैंक में सिलेक्ट हुए। और इंडिया का सबसे बेहतर रिजल्ट हर साल आ रहा है और इस साल भी आया। अब हम देखते हैं व्हाट वी विल प्रोवाइड इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास में क्या प्रोवाइड होता है, पहले तो मैं एक चीज़ समझा दूं कि जो ऑफलाइन में मैंने जो बताया सेम चीज़ें ऑनलाइन वालों को प्रोवाइड होती है। ऑफलाइन ऑनलाइन वालों में किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है। जो कंटेंट ऑफलाइन वालों को प्रोवाइड किया जाता है, सेम कंटेंट ऑनलाइन वालों को प्रोवाइड किया जाता है। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस दोनों की कंबाइंड होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों की। कि ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सेम टाइम में, सेम मोमेंट में सेम चीज़ें ऑनलाइन वालों को लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। फ़र्क इतना है कि ऑफलाइन वाले प्रीमाइसेस में बैठ के क्लासेस कर रहे होते हैं और ऑनलाइन वाले अपने घर पे क्लासेस कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मटेरियल ऑफलाइन वालों को दिया जाता है, सेम कंटेंट सेम मटेरियल ऑनलाइन वालों को प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी सिंगल कंटेंट सिंगल मटेरियल में कोई डिफरेंस ऑफलाइन ऑनलाइन में नहीं है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई ऐसा कन्फ्यूज़न है कि ऑफलाइन की फीस अगर ज़्यादा है तो कंटेंट उनको ज़्यादा डिलीवर हो रहा होगा, तो सेम कंटेंट सेम मटेरियल बस तो ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट मिलता है, ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी मिलता है। जो मैं क्लासेस ऑफलाइन में ले रहा होता हूँ, सेम मोमेंट में क्लासेस भी ऑनलाइन वालों की चल रही होती है। वो लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं ऑनलाइन वाले मोबाइल के थ्रू, और ऑफलाइन वाले यहाँ पे कैंपस में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। बस एक बेसिक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑफलाइन ऑनलाइन को लेके, डिसिप्लिन को लेके। ऑफलाइन में बच्चे मेरे नज़रों के सामने सारे क्लासेस कर रहे हैं, मेरे नज़रों के सामने प्रीमाइसेस में बैठ के सारे टेस्ट पेपर दे रहे हैं। क्लासेस के बाद, टेस्ट पेपर के बाद होमवर्क भी यहीं पे पूरे टाइम बैठ के कर रहे हैं। तो पूरे 13 से 14 घंटे का जो डिसिप्लिन है वो ऑफलाइन वाले कैंपस के अंदर ही बैठ के सारे डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं मेरे नज़रों के सामने। ऑनलाइन में क्या होता है, सेम चीज़ें मैं ऑनलाइन वालों को समझाता हूँ। जब ऑफलाइन वालों को डिसिप्लिन समझा रहा होता हूँ, स्टडी प्लान समझा रहा होता हूँ, टाइम टेबल समझा रहा होता हूँ, तो उसमें ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन देख रहे होते हैं, वो सारी बातें उनको भी समझाता हूँ। पर इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी क्लास के बाद वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन वालों को देखना संभव नहीं होता, उनके घर जाके मैं देख नहीं सकता। तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन में ईमानदार है कि सर जो ऑफलाइन वालों को जो चीज़ें बता रहे हैं मुझे ऑनलाइन में वो फॉलो करना है, और मेरी क्लास के बाद वो ऑनलाइन में फॉलो कर रहा है, तो फिर कोई अंतर दोनों में नहीं है। लेकिन अमूमन देखा गया कि घर में सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि क्लास के बाद वो 2 घंटे क्लास के बाद, अगर मैंने बोला 3 घंटे का होमवर्क करना है, 2 घंटे टेस्ट देना है, बच्चों टाइम में रिवीजन करना है, तो कई बार वो 13 से 14 घंटे छोड़ो 4-5 घंटे भी ढंग से पढ़ाई ऑनलाइन वाले बच्चे कई बार नहीं कर पाते। सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है सर हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि हम अपने घर में पूरा 13 से 14 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ाई कर पाएँ, या हमें इतना डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, अकेले इतनी स्टडी नहीं हो पा रही है, घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, तो फिर उनको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चों को लगता है कि मैं पूरा डिसिप्लिन मेंटेन कर लूँगा, सारी चीज़ें मैं मेंटेन कर पाऊँगा, जो ऑफलाइन में आप बता रहे हैं सेम चीज़ मैं ऑनलाइन में फॉलो कर लूँगा, तो फिर उसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए। तो ऑनलाइन में क्या क्या प्रोवाइड होगा, सेम चीज़ें जो ऑफलाइन में है, जो मैंने बता रखा है कि डेली 2 घंटे की क्लासेस ऑफलाइन में हो रही है, तो ऑनलाइन में तो 2 घंटे क्लासेस हो रही है। लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होता है, ताकि अगर किसी बच्चे का सपोज मैं क्लास जो ले रहा हूँ उस पर्टिकुलर टाइम में उसका एग्जाम है या टेस्ट है, या बीमार पड़ गया, या किसी भी कारण से क्लास नहीं कर पाया, वैसे तो क्लास अभी जो होगी इवनिंग में होगी, पर किसी भी कारण से क्लास नहीं कर पाया, तो रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेगी आपको। जिस समय तक, जब तक सिलेबस चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, तब तक अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डेड। तो मल्टीपल टाइम रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं।
टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल में सेम 834 टेस्ट सीरीज विद 80,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें डीपीएस है डेली, जैसे बता रखा है मैंने डीपीएस क्या है, डेली पेपर होंगे, वीकली पेपर होंगे, सब मैंने अभी ऑफलाइन में जो बताया सेम पैटर्न है। एवरी संडे प्री फाइनल पेपर इनका भी होगा, डाउट सेशन होगा, स्टडी प्लान से बता रखा है, कैप्सूल पेपर, प्रोग्रेसिव पेपर, रिवीजन पेपर, फाइनल पेपर, इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास सीट है, मल्टीपल सिलेबस रिवीजन, मतलब A to Z जो ऑफलाइन में मैंने ब्रीफ किया वो सारी चीज़ें ऑनलाइन में है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, पर अंतर सबसे बड़ा डिसिप्लिन को लेके है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हम डिसिप्लिन घर में मेंटेन नहीं कर पाते हैं उनको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, और जिस बच्चों को लग रहा है कि हम घर में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे और पहले भी ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ाई किया है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर उनको ऑनलाइन करना चाहिए। दोनों में अंतर ये है। अब मैं बेस्ट डिटेल में समझा रहा हूँ कि किन किन डेट में बैचेस स्टार्ट हो रही है। अब हम देख रहे हैं ऑनलाइन बैच इन फी डिटेल फॉर 2026। जो स्टूडेंट 2026 में निमसट सीयूटी की एग्जाम देना चाह रहे हैं उनकी जो बैचेस स्टार्ट हो रही है वो 9 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट हो रही है। उसके बाद भी बैचेस स्टार्ट होगी, फीस की 25,000 है। वो कौन से स्टूडेंट हैं जो 2026 में एग्जाम देंगे? वो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, ड्रॉपर उससे स्टूडेंट हो सकते हैं 2026 में एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो उनको अभी 9 अक्टूबर, अगली बैच 9 अक्टूबर है, उसके बाद भी बैच स्टार्ट होगी, पर अब 9 अक्टूबर को बैच उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। फीस ऑनलाइन की 25,000 है। तो ऑफलाइन की बैच भी 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रही है। 2026 में जो एग्जाम देना चाह रहे हैं और फीस इसकी 1,60,000 है। अब ऑनलाइन बैच एंड फी डिटेल फॉर 2027, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वो बच्चे जो 2027 में 2027 में निमसट की एग्जाम दे रहे हैं, सीयूटी की एग्जाम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के लिए है उनका डिसीजन मेकिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए, सही राइट टाइम डिसीजन होना चाहिए, और राइट टाइम में अगर डिसीजन लेंगे तो ही बेहतर रिजल्ट आएगा। तो उन स्टूडेंट को कब ज्वाइन करना चाहिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों का अभी सेकंड ईयर चल रहा है, मतलब सेकंड ईयर में भी गए हैं और 2027 में एग्जाम दे पाएंगे, 2026 में तो दे नहीं पाएंगे, अभी सेकंड ईयर चल रहा है, तो उनको पहली जो बैच एकेडमी की स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर 2025 को, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या उसके बाद 7 नवंबर को भी बैच स्टार्ट होगी, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों अभी 7 अक्टूबर को ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि 7 अक्टूबर को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि 2027 तक उनके पास अभी 20 महीने का टाइम है, सिलेबस बहुत आराम से कवर होगा और ज़्यादा डिटेल में जा पाएंगे, बहुत डेप्थ में जा पाएंगे, आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे तो बेस्ट रैंक भी आएगी, अच्छी टॉप रैंक सिलेक्ट होंगे। 20 महीने के रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़ते हैं कि जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं उनको अभी 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर की कॉलेज की पढ़ाई भी करना है। 4 सेमेस्टर में अमूमन एक सेमेस्टर में 2 महीने कंज्यूम होते हैं जिसमें कॉलेज जाना है, अटेंडेंस की प्रॉब्लम भी कॉलेज में आजकल बहुत रहती है कि 75% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कॉलेज जाना, फिर इंटरनल है, प्रैक्टिकल है, सीसी है, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा चीज़ें होती है कि तकरीबन 2 महीने एक सेमेस्टर में माइनस हो ही जाते हैं। बच्चा कितना भी कम कॉलेज है लेकिन 2 महीने कंज्यूम होते हैं। तो अगर एक सेमेस्टर में 2 महीने होंगे तो 4 सेमेस्टर बचते हैं सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए, तो 4 सेमेस्टर में 8 महीने कंज्यूम हो गए। तो 20 महीने कहने को है, लेकिन 20 महीने का जो पढ़ाई है, 20 महीने का जो टाइम है, वो 20 महीने में अगर 8 महीने सेमेस्टर के हटा दिए जाएँ, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th और 6th के, तो मात्र 12 महीने की कोचिंग हो पाती है। अगर वो स्टूडेंट पहले ही अगर 1 साल की तैयारी करेगा तो उसमें भी 8 महीने तो माइनस होंगे, तो टाइम बहुत कम बचता है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में अभी है तो उसको पहली बार 7 अक्टूबर ज्वाइन करना चाहिए। उससे कॉलेज की पढ़ाई और एमसी की पढ़ाई बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा, हैजल फ्री पढ़ाई कर पाएगा, बिना प्रेशर के पढ़ाई कर पाएगा, तो कॉलेज में अच्छे परसेंटेज भी बना पाएगा और एमसी में टॉप रैंक पे सिलेक्ट हो पाएगा। यही रीज़न है कि जो 2025 का जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है आर्यन सोलंकी, वो सेकंड ईयर से अपने यहाँ ज्वाइन करा। टॉप 10 में जितने 6 स्टूडेंट है उसमें 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड ईयर ज्वाइन करा और जो पहली बैच 7 अक्टूबर के थे। आर्यन सोलंकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 7 अक्टूबर की बैच का स्टूडेंट था। ऑल इंडिया जो थर्ड रैंक है अब है वो 7 अक्टूबर फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था। फिर ऑल इंडिया थर्ड रैंक के बाद ऑल इंडिया 5th रैंक वाला जो स्टूडेंट है राधे मोहन पाटीदार, वो भी 7 अक्टूबर फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था। ऑल इंडिया 6th रैंक स्नेहा की बात करें, वो भी 7 अक्टूबर फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी। ऑल इंडिया 7th रैंक हिमांशु, वो भी जो देखा जाए तो 7 अक्टूबर फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था। बस 9th रैंक वाला चूँकि ऑनलाइन ज्वाइन किया था, उस समय अपने यहाँ ऑनलाइन कोचिंग स्टार्टिंग हुई थी, 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ, तो उसने फिर 7 अगस्त को ज्वाइन किया था। उसने 9 या 10 महीने तैयारी करके भी टॉप रैंक लेके आ गया, लेकिन उसके साथ बेनिफिट क्या था, वो ड्रॉपर था, उसको कॉलेज नहीं जाने की आवश्यकता थी, कॉलेज नहीं जाता था, ड्रॉपर था, तो उसने 9 महीने में इतनी बेहतर रैंक लिया। लेकिन ये सारे बच्चे जो टॉप फर्स्ट रैंक है, थर्ड रैंक है, 5th रैंक है, 6th रैंक है, 7th रैंक, इन्होंने पहली बैच 7 अक्टूबर ही लिया। उससे उनको फ़ायदा क्या हुआ, 20 महीने का टाइम मिल गया, तो बहुत डेप्थ ऑफ स्टडी करा, रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिल गया, पेपर ज़्यादा हुए, मल्टीपल टाइम सिलेबस का रिवीजन कर लिया। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि कॉलेज की पढ़ाई को भी टाइम में उन्होंने टाइमली पूरा कॉलेज की पढ़ाई भी कर लिया, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई का रिवीजन भी कर लिया, तो कॉलेज में भी अच्छे परसेंटेज बने, जिसके कारण वो उनको 60% का कोई टेंशन नहीं था। तो कॉलेज की पढ़ाई भी बेहतर हो जाती है और साथ में एमसी की पढ़ाई भी बेहतर हो जाती है, मल्टीपल सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। 20 महीने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि अगर किसी का 11th 12th वीक है, कमज़ोर है, किसी ने स्कूलिंग के दौरान प्रॉपर मैथ्स नहीं पढ़ा और मैक्सिमम बच्चों के साथ कोरोना था, 11th 12th में कोरोना था, तो ढंग से किसी भी कॉलेज की पढ़ाई, ढंग से किसी भी कॉलेज में 11th 12th
12th में या बात करो तो 11th-12th में किसी भी स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं कराई गई है। अब मैथ्स में जो वीकनेस है, हम सोचे कि 1 साल की कोचिंग में हम टेस्ट सीरीज भी पूरी कर लें, निमसेट की तैयारी भी कर लें, सीयूटी की तैयारी कर लें, कॉलेज की पढ़ाई भी कर लें और सारे कोऑर्डिनेट कैलकुलस में कमांड करके टॉप रैंक में सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए अगर उसके पास डबल टाइम हो जाएगा तो रैंक डबल आ जाएगी, टॉप रैंक सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेक्ट तो कम टाइम में भी हो सकता है, लेकिन टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट होना है तो अब 20 महीने की कोचिंग करना अनिवार्य हो जाता है। तो सभी को मेरा ये एडवाइस है कि अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर तो फर्स्ट बैच ज्वाइन करे 7 अक्टूबर या 7 नवंबर, उसके बाद भी बैच स्टार्ट होगी 7 दिसंबर, 7 जनवरी, 7 फरवरी, लगातार हर महीने 7 तारीख को बैच स्टार्ट होती है। पर मेरा समझाना यही है कि अगर किसी बच्चे को अगर 20 महीने की सेम फीस लग रही है तो फिर वो 10 महीने का कोर्स क्यों करे, क्योंकि फीस आप अपने अकेडमी में सेम है, आप 20 महीने करें तो भी उतनी फीस है, आप 10 महीने करो तो भी, 5 महीने करो तो भी। तो जब फीस पूरी सेम ही लग रही है, चाहे आप 10 महीने की फीस वही है, तो 10 महीने की फीस में अगर 20 महीने पढ़ने को मिल रहा है तो 20 महीने की कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए ताकि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एमसी की पढ़ाई में टॉप रैंक में सिलेक्ट हो। तो पहली बैच 7 अक्टूबर को 2025 को, उसके बाद 7 नवंबर 2025 के एंड ऑनवर्ड्स, मतलब हर 7 तारीख को एकेडमी बैच स्टार्ट होगी, 7 अक्टूबर, 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 जनवरी। ऑनलाइन की जो फीस है 45,500 है, 45,500 ऑनलाइन की फीस है। ये 20 महीने की फीस है, 20 मंथ्स की फीस है। 20 महीने में 45,500 फीस है, 20 महीने की टोटल, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब किसी बच्चों को अगर 2027 के लिए ही ज्वाइन करना, 2027 में एग्जाम देना चाह रहा है लेकिन ऑफलाइन तैयारी करना है निमसेट सीयूटी की, तो भी बैच 7 अक्टूबर से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन की साथ में बैच होती है, बस ऑनलाइन वाले घर पे पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन वाले प्रीमाइसेस में रह के पढ़ाई करते हैं, तो उनकी बैच 7 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट हो रही है, 7 नवंबर 2025 को स्टार्ट हो रही है। लेकिन ऑफलाइन में फीस 1,60,000 है और ऑफलाइन में स्टडी आवर्स जो है शुरू में कम रहते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही 10-12 घंटे एकेडमी में पढ़ाई का टाइम रहता है। ऑफलाइन में बच्चे शुरू में अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें, शुरू के 3 महीने 4 से 5 घंटे टाइम रहता है, क्योंकि सिलेबस का वर्कलोड कम होता है। तो शुरू 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे के बाद क्लास के बाद 2 या 3 घंटे का होमवर्क और टेस्ट रहता है, फिर वो बच्चे जा सकते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में टाइम कम रहता है ऑफलाइन में। फिर जनवरी, फरवरी में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि 3 महीने पढ़ चुके होते हैं बच्चे, तो उस 3 महीने का रिवीजन भी करना होता है, टेस्ट भी मल्टीपल चालू हो जाते हैं। तो नवंबर, दिसंबर में टाइम 5 से 6 घंटे हो जाते हैं। जब मार्च आता है तो मार्च में सिलेबस का 30% पोर्सन हो चुका होता है, तो मार्च से टाइम फिर बढ़ जाता है। तो भाई सुबह 7 बजे बच्चे आते हैं, फिर उसके आने के बाद यहाँ पे टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद जिनका कॉलेज वगैरह रहता है वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज अटेंड करके वापस आते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं। फिर उसके बाद लड़कियों की छुट्टी 7 बजे और लड़कों की छुट्टी 8 बजे रात हो जाती है। तो ये पूरा पैटर्न रहता है। संडे जो है लड़कियों का हाफ डे रहता है और सैटरडे जो है बॉयज़ का भी हाफ डे रहता है। तो हाफ डे के दौरान वो सारे अपने ज़रूरी काम भी करते हैं। तो ऑफलाइन में ऐसा भी नहीं है कि पहले दिन से 12-13 घंटे पढ़ना, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। शुरू में 3-4 घंटे, फिर 5-6 घंटे, फिर 7 घंटे, 8 घंटे। तो ऑफलाइन का बेनिफिट सबसे बड़ा ये रहता है कि प्रीमाइसेस के अंदर जब बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जनरेट होता है, लिस्ट लगती है, तो आप आपस में एक दूसरे कॉम्पिटिशन देखते हैं, पूरे टाइम मेरे निगरानी में रहते हैं। तो मेरी क्लास भी मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने कर रहे हैं, क्लास के बाद टेस्ट भी मेरे नज़रों के सामने दे रहे हैं। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिवीजन भी वो क्लास के अंदर जो कैमरे भी लगे हो मेरे नज़रों के सामने बैठ के रिवीजन कर रहे हैं। तो पूरा वेल डिसिप्लिन बैठ के यहाँ क्लासेस कर पाते हैं। और यहाँ मोबाइल चूँकि एकेडमी के अंदर अलाउड नहीं है तो मोबाइल यहाँ ला नहीं सकते एकेडमी के अंदर, तो यहाँ पे वेल डिसिप्लिन होकर जब पढ़ाई करते हैं और मोबाइल जब हाथ में नहीं होता तो डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा नहीं होता। तो हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो पढ़ाई से रिजल्ट का आउटपुट भी बेहतर आता है। पर किसी स्टूडेंट को लगे कि ये सारी डिसिप्लिन मैं घर पे मेंटेन कर सकता हूँ, मैं घर पे मोबाइल को ज़्यादा हाथ नहीं लगाता, या मेरे घर में इतना स्पेस है कि मैं एक रूम में अलग से बैठ के इतनी सीटिंग दे सकता हूँ, तो फिर उसको ऑफलाइन ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑनलाइन भी कर सकता है। सेम रिजल्ट ऑनलाइन वालों का आया। ऑनलाइन में रह के बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक लाया। 9th रैंक वाला बच्चा ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है, फिर 26 रैंक वाले स्टूडेंट ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, 30th रैंक वाला ऑनलाइन स्टूडेंट है, 74 रैंक वाला ऑनलाइन स्टूडेंट है। फिर अगर उसके बाद बात करें तो 85 रैंक वाला ऑनलाइन स्टूडेंट है, 91 रैंक वाला ऑनलाइन स्टूडेंट है। तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में बच्चों ने बहुत बेहतर किया। अब चॉइस स्टूडेंट्स की हो जाती है कि वो उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या चूज़ करना है, अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो चूज़ कर सकता है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन बैच एंड फी डिटेल फॉर 2028। जिन बच्चों को 2028 में निमसेट सीयूटी की एग्जाम देना है उनका ज्वाइनिंग टाइम क्या होना चाहिए, तो वो कौन से बच्चे हो सकते हैं जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में गए हैं, 12th के बाद अभी फर्स्ट ईयर में गए होंगे, जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, वो 2028 में निमसेट की एग्जाम दे सकते हैं, सीयूटी एग्जाम दे सकते हैं। तो उनका ज्वाइनिंग का राइट टाइम जो है नेक्स्ट ईयर होगा। इस साल उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अब इस साल उनको पूरा बीसी में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बीएससी में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कॉलेज की पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। भूल के भी गलती नहीं करना चाहिए कि इस साल कोचिंग कहीं भी ज्वाइन करना चाहिए, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि फर्स्ट ईयर सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है जिसमें परसेंटेज मेंटेन करना होता है। अगर आपका बेस कमजोर हो गया, परसेंटेज बार फ्लक्चुएट हो गया, 50 बन गया, 55 बन गया, 60 से नीचे बन गया,
तो फिर उसको मेंटेन करना आगे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जब हम एमसीए में वाकई सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तब हमारा लोड बीएससी बीसीए का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी मेरा एडवाइस ये है कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो अभी उनको कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए फर्स्ट ईयर वालों को, उनको सेकंड ईयर से एमसीए की तैयारी करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में पूरा ध्यान वो बीसीए की पढ़ाई पे, बीएससी की पढ़ाई पे लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे परसेंटेज बना पाएँ। फिर जब उनका सेकंड ईयर आएगा तब ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर से वो कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो आधा ध्यान उनका कोचिंग पे रहेगा, आधा ध्यान कॉलेज पे रहेगा, तो उनका बेस कमज़ोर हो जाएगा। और बाद में जब उनका रियल टाइम आएगा पढ़ाई करने का एमसीए का, तब वो फिर कॉलेज के लिए डाइवर्ट होंगे। तो मेरा एडवाइस ये है कि फर्स्ट ईयर में पूरा कॉलेज की पढ़ाई करें। अभी जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर जब उनका आएगा तब वो कोचिंग ज्वाइन करें। तो सेकंड ईयर मतलब अगले साल 7 अक्टूबर 2026 से उनकी बैच स्टार्ट होगी। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं 7 अक्टूबर 2026 से, उसमें फर्स्ट ईयर वाले भी हो सकते हैं, सेकंड ईयर वाले भी हो सकते हैं, थर्ड ईयर वाले हो सकते हैं। वैसे तो सेकंड ईयर वालों को तो अभी इस साल 7 अक्टूबर ज्वाइन करना चाहिए। मान लो किसी कारण से कोई नहीं ज्वाइन कर पाया तो फिर अगले साल भी वो ज्वाइन कर सकता है 7 अक्टूबर। या थर्ड ईयर वाला कोई अभी ज्वाइन करना है तो थर्ड ईयर वालों को तो 9 अक्टूबर बैच 2026 में एग्जाम देना, पर नहीं कर पाया तो अगले साल भी ज्वाइन कर सकता है। वैसे नेक्स्ट ईयर जो ज्वाइन करना चाहिए उन बच्चों को करना चाहिए जो अभी फर्स्ट ईयर में है, उनकी बैच 7 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी। फीस है 45,500, ये भी कोचिंग 20 महीने की होगी। अगर उनको फर्स्ट ईयर वालों को ज्वाइन करना तो 20 महीने वाली कोचिंग ही ज्वाइन करें, पर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी। अब इस साल उनको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अगले साल से स्टार्ट करें। अभी उनको कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फीस इसकी ऑनलाइन की 45,500 है, 20 महीने की फीस है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब इसमें 2028 में भी जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, 2028 के बैच के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, 2028 में निम्सेट सीटी की एग्जाम देना चाह रहे हैं और ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनकी बैच भी 7 अक्टूबर को स्टार्ट है 2026 में और फीस उसकी 1,60,000 है, 20 महीने की फीस है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे वो एकेडमी का प्रमाइसेस है, ये एकेडमी का प्रमाइसेस है। यहाँ इसी कैंपस में जो क्लासेस ऑफलाइन वाली क्लासेस होंगी, ये कैंपस है अपने एकेडमी का जो 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 5 एकड़ का कैंपस है। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन रहता है कि सर दिवाली की वैकेशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। दिवाली की जो वैकेशंस होती है 8 to 10 डेज़ की छुट्टियाँ लगती है दिवाली की, तो क्योंकि हॉस्टल्स वगैरह बंद रहते हैं। तो जो बच्चे भी 7 अक्टूबर को ज्वाइन करने वाले हैं या 9 अक्टूबर को ज्वाइन करने वाले हैं, थर्ड ईयर वाले 9 अक्टूबर को ज्वाइन करेंगे और जो सेकंड ईयर वाले बच्चे 7 अक्टूबर को ज्वाइन करेंगे 2027 के लिए, तो उनको बीच में दिवाली की छुट्टियाँ रहेंगी, वो 8 to 10 डेज़ की छुट्टियाँ रहेंगी दिवाली की। अब कुछ चीज़ें जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों के लिए होती है, हाफ डे फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़कों के लिए सैटरडे को हाफ डे रहता है, वीक में एक दिन हाफ डे मिलता है, सैटरडे को हाफ डे रहेगा, प्लस मॉर्निंग में रहती है, फिर हाफ डे रहता है जिससे वो अपने ज़रूरी काम कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए संडे को हाफ डे रहता है, संडे मॉर्निंग में टेस्ट पेपर देने के बाद मॉक टेस्ट होता है, प्री मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद हाफ डे रहता है गर्ल्स का संडे को, सैटरडे को बॉयज़ का रहता है। एग्जाम लीव आउटसाइडर, जैसे कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो ऑफलाइन में यहाँ पे कोचिंग करने आते हैं, जो दिल्ली से आते हैं, आंध्र से, मुंबई से, कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल से, यूपी बिहार से, तो उनकी जब एग्जाम चलती है तो यहाँ से एग्जाम की छुट्टियाँ मिलती है। और जैसे अगर उनका 15 दिन एग्जाम चल रहा था 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, 1 महीने का एग्जाम हो रहा था 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, प्रैक्टिकल वगैरह मिला के जब वो 1 महीने की छुट्टी के बाद वापस आते हैं तो जो सिलेबस उनका छूटता है नेक्स्ट बैच में उनका कवर होता है। तो जो बच्चे आउटसाइडर होते हैं जिनके एग्जाम के दौरान बाहर जाना चाहते हैं उनको छुट्टियाँ मिलती हैं। और कॉलेज अटेंडेंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन, कॉलेज अटेंडेंस में आज बहुत सारे ऐसे कॉलेज में अटेंडेंस को लेके स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं टीचर्स, इसमें 75% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से जो बच्चे इंदौर के कॉलेज के होंगे, आसपास के कॉलेज के होंगे, उनको कॉलेज जाने की परमिशन मिलती है हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ताकि वो 75% अटेंडेंस मेंटेन कर लें, कॉलेज वाले उनको परेशान ना कर पाएँ। इसलिए अटेंडेंस के लिए उनको कॉलेज जाने की परमिशन यहाँ से मिलेगी। साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन अगर उनको करना तो डेली यहाँ रूल है कि डेली अपना बीएससी बीसीए का 2 घंटे कॉलेज की पढ़ाई भी यहाँ डेली 2 घंटे कर सकते हैं। और जब उनका बीएससी बीसीए की एग्जाम चल रही होती है तो एग्जाम के दौरान वो 8 घंटे 10 घंटे भी बीसीए या बीएससी की पढ़ाई, अपने कॉलेज की पढ़ाई एग्जाम के दौरान कर सकते हैं। उस समय एमसी की पढ़ाई वो कम कर देते हैं और बीएससी बीसीए की पढ़ाई के आवर्स वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसे मैं टाइम टेबल मेंटेन करता हूँ कि जब वो रूटीन में कॉलेज जा रहे हैं तब 2 घंटे यहाँ पे अपने कॉलेज की पढ़ाई कर लें बीएससी बीसीए की, लेकिन जब उनका बीसीए बीएससी की एग्जाम चालू हो जाती है तो 10 से 12 घंटे वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं। ये फैसिलिटी रहती है जिससे वहाँ का परसेंटेज भी कॉलेज का अच्छा बने और एमसीए में टॉप रैंक पे सिलेक्ट हो। अब कुछ ये FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो हर एक बच्चे का डाउट होता है, हर बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होता है, तो वो मैं एक एक करके डिस्कस करते जा रहा हूँ। पहला है वाई 20 मंथ्स रिक्वायर्ड फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट, कि सेकंड ईयर में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको 20 मंथ्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जैसा मैंने बताया कि 20 मंथ्स की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि हमारा कॉलेज चल रहा होता है, तो हमारा 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में कोई कितना भी कम करे लेकिन उसको कॉलेज भी जाना, अटेंडेंस के लिए प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम भी देना है, कॉलेज की एग्जाम भी तकरीबन 1 महीने तो कॉलेज की एग्जाम चलती है, सब मिला के एक सेमेस्टर में 2 महीने कंज्यूम होते हैं। तो 4 सेमेस्टर में अगर वो सेकंड ईयर ज्वाइन करेगा तो उसके 4 सेमेस्टर बचे होते हैं, तो 4 सेमेस्टर में 8 महीने कंज्यूम हो जाते हैं। अगर 20 महीने की कोचिंग भी ज्वाइन कर रहा है तो 20 - 8 कर देंगे तो 12 महीने की कोचिंग बचती है। 12 महीने के दौरान वो सब्जेक्ट को कंप्लीट भी करना है, उसको कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैट, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट भी करना है, साथ में उसको रीजनिंग भी कंप्लीट करना है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, और उसको कमांड भी करना, साथ में टेस्ट देना है। टेस्ट अपने एकेडमी के टेस्ट बहुत सारे हैं, अपने एकेडमी के टेस्ट 834 टेस्ट सीरीज है,
तो इतने सारे टेस्ट देने के लिए टाइम भी उतना होना चाहिए, इसलिए 20 महीने की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि वो कॉलेज की पढ़ाई भी बेहतर कर ले और कॉलेज जब 20 महीने की तैयारी करता है तो आराम से रिलैक्स होकर कॉलेज की पढ़ाई भी कर पाता है और एमसी की तैयारी भी साथ में कर पाता है। तो इससे कॉलेज के परसेंट भी इफेक्ट नहीं होते हैं, 60% अबव कॉलेज के बन जाते हैं जो निमसेट में रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। और यहाँ पे जब वो स्मूथली बिल्कुल हैजल फ्री पढ़ाई करता है, बिना प्रेशर के पढ़ाई करता है, आराम से पढ़ाई करता है, सिलेबस टाइमली जब खत्म हो जाता है, उसका सिलेबस खत्म होने के बाद 3 से 4 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, तो उससे टॉप रैंक में सेलेक्ट होके और कॉलेज के परसेंटेज अच्छा बना पाता है, टॉप रैंक में सेलेक्ट होता है। और यही रीज़न है कि जितने मैंने बताया कि टॉप 10 में जितने बच्चे टॉप 10 के अंदर हैं वो सारे 7 अक्टूबर की बैच के हैं, चाहे वो फर्स्ट रैंक की बात करें, थर्ड रैंक की बात करें, फिफ्थ रैंक की बात करें, सिक्स रैंक की बात करें, सेवंथ रैंक की बात करें। 9th रैंक वाला बच्चा चूँकि ड्रॉपर था, ऑनलाइन स्टूडेंट था, वो 7 अगस्त की बैच का है, उसने 9 महीने कोचिंग ज्वाइन करा था। बाकी सब बच्चे जो है वो 7 अक्टूबर फर्स्ट बैच के 20 मंथ्स की कोचिंग वाले हैं, इसलिए 20 मंथ्स की कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, मैंने बताया कि नॉन मैथ्स अगर बैकग्राउंड कोई स्टूडेंट है उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका रीज़न ये है, अपने यहाँ इतने सालों में कई बार ऐसा हुआ कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चे भी टॉप 10 के अंदर रैंक लेके आए, टॉप 20 में रैंक लेके आए, टॉप 100 में रैंक लेके आए। अभी इस बार गरिश्मा दोषी की बात करें तो 69 रैंक वाली बच्ची बायो बैकग्राउंड की स्टूडेंट है। 13th रैंक वाला बच्चा जो है कॉमर्स बैकग्राउंड का है। पिछली बार जो ऑल इंडिया टॉपर थी आयुषी नहार, जो निमसेट 2024 में टॉप किया था, ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी, वो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट थी। उसके पहले और बात करें ऑल इंडिया थर्ड रैंक 2015 की, वो बायो बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी, अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में है वो। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड मैथ्स है या कॉमर्स है या आर्ट्स है या फिर बायो है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिजल्ट क्या होता है, मेहनत प्लस डायरेक्शन। अगर कोई भी स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है पर उसको डायरेक्शन देने वाला जो मेंटर है, उसका समझाने वाला टीचर, पढ़ाने वाला टीचर उसको डायरेक्शन प्रॉपर नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसको खुद ही डायरेक्शन नहीं पता है, तो अब जब उसको खुद ही डायरेक्शन नहीं पता तो स्टूडेंट को क्या डायरेक्शन देगा, तो हमेशा वो गलत डायरेक्शन में जाएगा तो मंजिल नहीं मिलेगी चाहे कितनी मेहनत कर ले। खैर रास्ता इधर, मंदिर के जाने का रास्ता इधर है, किसी ने इधर का डायरेक्शन दे दिया तो कितना डिवोशन डेडिकेशन से मंदिर के रास्ते में जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बताने वाले ने गलत डायरेक्शन बता दिया तो मंदिर नहीं पहुंच पाएगा। तो मेहनत कोई कितनी भी कर ले लेकिन डायरेक्शन देने वाला भी प्रॉपर होना चाहिए। और उल्टा अगर कोई डायरेक्शन कितना भी प्रॉपर दे लेकिन वो मेहनत करने वाला मेहनत नहीं कर रहा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेहनत प्लस डायरेक्शन इज रिजल्ट। तो अपने यहाँ कितने वीक कमजोर बच्चे कितने भी वीक कमजोर बच्चे आ जाए लेकिन उनको डायरेक्शन तब प्रॉपर मिलता है कि उनके पहले भी ऐसे बच्चे आ चुके हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं था, कॉमर्स था, बायो था, आर्ट्स था, उनको जो डायरेक्शन में उनको दिया जिनके कारण वो टॉप 10 के आए, अंदर रैंक आए, टॉप 20 रैंक के अंदर आए, टॉप 30 रैंक के अंदर आए, सेम डायरेक्शन को आने वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड होता है, तो इसलिए वो बच्चे भी टॉप रैंक में सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद राइट टाइम फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट, ड्रॉपर स्टूडेंट, मैंने बता दिया। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, जो अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, उनको तो नेक्स्ट ईयर 7 अक्टूबर 2026 ज्वाइन करना चाहिए। जो सेकंड ईयर है जिनका भी चल रहा है, जो अभी सेकंड ईयर में है जिनका चल रहा है, उनको एनी हाउ 7 अक्टूबर अभी जो स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर 2025, अभी जो 7 अक्टूबर स्टार्ट हो रही है 2025, उनको पहली बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर 7 अक्टूबर 2025 वाली बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो 7 नवंबर 2025 वाली बैच ज्वाइन करना चाहिए। कोई बच्चा अगर थर्ड ईयर है, ये ड्रॉपर है, तो उनको 9 अक्टूबर 2025 वाली बैच ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि उसकी एग्जाम 2026 में अगले साल होगी। थर्ड ईयर वाले कुछ चूँकि अगले साल एग्जाम देना है तो 9 अक्टूबर वाली बैच ज्वाइन करें। सेकंड ईयर वाले 2027 में एग्जाम देंगे, वो 7 अक्टूबर 2025 वाली बैच ज्वाइन करना चाहिए। डिफरेंस में जेमे अदर्स, जेमे और अदर्स में क्या डिफरेंस है? ये सबसे बड़ा डिफरेंस इस बात को लेके है कि कोई भी स्टूडेंट अगर एमसी की कोचिंग कर रहा है तो इस बात को लेके कोचिंग कर रहा है, दिमाग में एक बात को रख के कोचिंग कर रहा है कि मेरी टॉप रैंक है, मैं टॉप रैंक से सिलेक्ट हूँ, अच्छा कॉलेज मुझे मिले, एनआरटी त्रिची जैसा कॉलेज मिले ताकि मैं अच्छा प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में ले पाऊँ। पहला ड्रीम उसका त्रिची क्यों रहता है, त्रिची क्यों जाना चाह रहा है, बाकी कॉलेज क्यों नहीं जाना चाह रहा, कोई त्रिची में सबसे अच्छे प्लेसमेंट है, तो इसी के कारण लिए वो सबसे अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहा है। तो जेमे अदर्स में इस बात का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एकेडमी में जब रिजल्ट सबसे बेहतर है, इसलिए बच्चों की जो फर्स्ट चॉइस होती है, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट, उनकी फर्स्ट चॉइस जेमे इसलिए होती है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जेमे अदर्स में स्टडी मटेरियल को लेके, टीचिंग टेक्निक को लेके, यहाँ की शॉर्टकट ट्रिक्स को लेके और जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है रिजल्ट का और रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी को लेके, वो सब बड़ा डिफरेंस है कि पिछले 12 सालों से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितने में से अकेडमी से, जो किसी अन्य इंस्टीट्यूट से नहीं है। बाकी सारे इंस्टीट्यूट को देखे मिला लिया जाए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूट जो अदर कोचिंग है उसमें 2 बार भी फर्स्ट रैंक नहीं है, अपने यहाँ 12 साल से फर्स्ट रैंक है, इसलिए जेमे औरों से बेहतर है। 19 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निमसेट में जेमे से हैं, इसलिए जेमे औरों से बेहतर है। एकेडमी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स जो बताई जाती है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज भी एकेडमी में 834 होती है, जो कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए जेमे औरों से बहुत बेहतर है। सबसे बड़ी एग्जाम लेटेस्ट रिजल्ट निमसेट 2025 की बात करें, उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक सिर्फ जेमे से है और कहीं से नहीं है। टॉप 10 में 6 स्टूडेंट निमसेट 2025 में सिर्फ जेमे से है और कहीं से नहीं है। टॉप 100, टॉप 20 की बात करें तो 11 स्टूडेंट जेमे से हैं और किसी से नहीं है। अब बात करें टॉप 200 के अंदर 67 बच्चे जेमे से हैं जो और कहीं से नहीं है। और सबसे बड़ी बात 464 सिलेक्शन भी जेमे से हैं जो और किसी कहीं से नहीं है, इसलिए जेमे औरों से बेहतर है। जिस संस्थान का रिजल्ट बेहतर होता है वो संस्थान बेहतर होता है।
रिजल्ट से ही संस्थान को आंका जाता है और हर बच्चे की चॉइस वहीं बेहतर होती है जहाँ से रिजल्ट बेहतर आता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एकेडमी और अदर्स को लेके। हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड एमसीए एंट्रेंस प्रिपरेशन, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एमसीए की तैयारी कैसे करेंगे वो पूरा मैं टाइम टेबल बना के देता हूँ कि डेली आपको 2 घंटे कॉलेज की पढ़ाई भी करना हो, साथ में एमसीए की तैयारी कैसे करना है वो पूरा टाइम टेबल क्लास के दौरान मैं स्टडी प्लान में बना के देता हूँ, जिससे कॉलेज की पढ़ाई भी इफेक्ट ना हो और यहाँ पढ़ पाएँ। और साथ में जब भी रिक्वायरमेंट होती नीड होती है प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम की, तो यहाँ से जो परमिशन मिलती है तो दोनों को कैसे मैनेज करें वो सब मैं सभी बच्चों को टाइम टू टाइम यहाँ बताता हूँ। जो बच्चे कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, अपने यहाँ 90% स्टूडेंट कॉलेज के साथ साथ ही तैयारी करते हैं, तो पूरे एकेडमिक एटमॉस्फेयर ही ऐसा, पूरा टाइम टेबल ऐसा बना हुआ कि कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ कर पाएँ और एमसीए की तैयारी भी साथ साथ कर पाएँ। बीएससी बीसीए कॉलेज परसेंटेज हाउ टू मैनेज, देखो बीएससी बीसीए कॉलेज के परसेंटेज को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर जो बच्चा डेली 2 घंटे स्टडी कर ले, डेली अपने कॉलेज की पढ़ाई कर ले, तो उसके परसेंटेज आराम से 70-80% बन जाएंगे, तो उसको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पूरा टाइम टेबल बताया जाता है जिससे कॉलेज के साथ साथ वो यहाँ पे अपने एमसीए की पढ़ाई भी कर पा रहा है, कॉलेज की पढ़ाई भी कर पा रहा है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड वीक स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन बच्चों को रहता है जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े तो क्या हमें समस्या आएगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ और अपने यहाँ 50% ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के रहते हैं, तो उनको ध्यान में रख के मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सर्कल मतलब डायमीटर मतलब व्यास, रेडियस मतलब त्रिज्या, ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपनी अकेडमी में 50% ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। अभी जो 7th रैंक वाला हिमांशु देवतवाल है, वो अपने इंटरव्यू में 2025 के इंटरव्यू में बोलेगा कि मैं वो हिंदी मीडियम का था, वो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलने में थोड़ा अटक रहा था, तो उसने खुद क्लियर किया कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है, हिंदी मीडियम होने के बाद भी उसकी ऑलरेडी 7th रैंक हिमांशु देवतवाल की आई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्टूडेंट वीक है, कमजोर है, तो मैंने बताया 5th रैंक वाला बच्चा इतना वीक था कि 9th रैंक में से 9th क्लास में उसको सप्लीमेंट्री आ गई थी। ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की जगह 4 साल में किया, उसके बाद भी ऑलरेडी 5th रैंक है। 13 रैंक वाला कॉमर्स बैकग्राउंड का था और 69 रैंक वाली लड़की बायो बैकग्राउंड की थी, उसके बाद भी वो सिलेक्ट हो गई। तो वीक स्टूडेंट है तो उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर निमसेट सीयूटी 2026, 2027, 2028 के लिए। जो बच्चे 2026, 2027, 2028 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनकी प्रोसेस ऑनलाइन में क्या होगी। ऑफलाइन वाले तो अकेडमी में आके पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जिनको ऑफलाइन ज्वाइन करना है। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस करेंगे। वो प्रोसेस क्या है, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, फिर वो उनको फ़ोन लगाते हैं, क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेस समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको असुविधा ना हो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बच्चे जो निमसेट 2026, 2027, 2028 की तैयारी करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, उन बच्चों को क्या करना है। जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं वो तो एकेडमी में आके पूरी रजिस्ट्रेशन एडमिशन की प्रोसेस पूरी करेंगे, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि कई सारे बच्चों को असुविधा होती है और कई बार वो फिर फ़ोन लगाते हैं, तो उनको असुविधा ना हो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, गूगल में टाइप करना जितेंद्र मिश्रा अकेडमी वेबसाइट खोलना है कि एडमिशन जो है और रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के थ्रू होगा, और जो क्लासेस जितनी भी होंगी मटेरियल होगा वो एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा। तो एप्लीकेशन के थ्रू कैसे मिलेगा वो भी मैं समझा रहा हूँ। पहले मैं रजिस्ट्रेशन एडमिशन की प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले गूगल में जाना, आपको जितेंद्र मिश्रा अकेडमी टाइप करना, वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट का होम पेज ये खुल जाएगा, jitendrmistraacademy.com वेबसाइट का नाम है। और जैसे वेबसाइट खुलता है तो होम पेज पे ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें बैच डिटेल है 2026, 27, 28 की। और इसके बाद सबसे पहले आपको आना है न्यू रजिस्ट्रेशन में, वो एरो सिंबल बना हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करा तो स्टूडेंट डिटेल मांगेगा, जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे रजिस्टर्ड करा इसके बाद आपका रजिस्टर्ड आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, रजिस्ट्रेशन आईडी फॉर लॉगिन, मतलब आपको अपना ईमेल खोलना है और ईमेल यहाँ वेरीफाई अकाउंट करना है। जैसे वेरीफाई अकाउंट करा और अपना ईमेल खोल लिया, चेक योर ईमेल आईडी एंड वेरिफिकेशन, तो इसमें आपको ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी के साथ पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ से ओटीपी पासवर्ड आपको निकालना है और यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन वाले के लिए स्टेप में रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, एंटर ओटीपी डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, सबमिट करना है। जैसे सबमिट करा रिडायरेक्ट टू एडमिशन पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद 5 स्टेप ये का फॉर्म खुल जाएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, एक एक करके स्टेप पूरी कंप्लीट करना। सबसे पहले स्टेप 1 में जाना, जहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है। स्टूडेंट डिटेल में भरने में सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी रहेगी। सबसे पहले पूछेगा एमसीए एंट्रेंस एग्जाम सेशन, तो 2026, 27, 28 जो भी सेशन आप ज्वाइन करने चाह रहे हो, 2026 में एग्जाम देना, 26 को सिलेक्ट करेंगे, 27 देना 27 को, 28 देना 28 को सिलेक्ट करेंगे। फुल नेम, फादर्स नेम, सारी पर्सनल डिटेल इसमें डालना है, कैटेगरी वगैरह सब पर्सनल डिटेल इसमें डालना है, कंप्लीट डिटेल डालना है। उसके बाद ये कॉम्बो बॉक्स में चेक करके सबमिट करना है। और
सबमिट करने के बाद स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 में टर्म्स एंड कंडीशन है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको ध्यान से पढ़ लें और टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद उसको सबमिट करना है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद यहाँ सबमिट करना, सबमिट करेंगे तो स्टेप 3 खुल जाएगा। स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट अपलोड है। डॉक्यूमेंट स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट अपलोड है। इसमें डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आधार कार्ड का PDF अपलोड करना है और 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है और 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, फोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर को एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करना है। और मार्कशीट की बात करें तो जो 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की जहाँ तक का ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ गई है उसका एक सिंगल PDF बना के अपलोड करना है। 10th क्लास की मार्कशीट, उसके नीचे 12th क्लास की मार्कशीट। सपोज किसी का फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आई तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के साथ सिंगल PDF बना के अपलोड करना है। जिसका सेकंड ईयर तक की मार्कशीट आ गई है तो 10th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की मार्कशीट आपको सिंगल PDF अपलोड करना है, सिंगल PDF स्कैन करके अपलोड करना है। और जिसका ग्रेजुएशन हो गया वो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है, 3 सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करेगा। मतलब जहाँ तक की मार्कशीट आ गई है वहाँ तक का सिंगल PDF बना के अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे अगर कोई गलत अपलोड हो गया तो रिमूव भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखा है कि 10th क्लास की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर प्री मार्कशीट दे रखा है इन सिंगल PDF सिंगल होना चाहिए। और अगर किसी कारण से कोई गलती हो गई तो यहाँ पे अपलोड के बाद रिमूव भी कर सकते हैं, री अपलोड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले स्टेप में आते हैं पेमेंट प्रोसेस में। पेमेंट प्रोसेस में ये सारे अलग अलग पेमेंट है। जिस कोर्स के लिए आपने ज्वाइन करा, रजिस्ट्रेशन कराया तो 1000 है, किसी ने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया तो अलग अलग पेमेंट है। जो जिसको जो अप्लाई हो रहा है उसमें क्लिक करने के बाद और क्लिक करेंगे तो आगे जाएंगे तो ये जितने अकेडमी का अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, ब्रांच एड्रेस है और IFSC कोड है। इस अकाउंट नंबर पे IFSC कोड पे या तो गूगल पे कर सकते हैं या तो फ़ोनपे कर सकते हैं या तो UPI, कोई भी UPI यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। बैंक RTGS NEFT भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है कोई, ये यहाँ से अकाउंट नंबर आपको लेना है और गूगल पे, फ़ोनपे या तो फिर RTGS NEFT के माध्यम से पेमेंट करेंगे। उसका जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो भी अगले स्टेप में अपलोड करना है। पहले यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे आप। नेक्स्ट पे जाने के बाद जो ट्रांजैक्शन डिटेल है, अपलोड ट्रांजैक्शन डिटेल अपलोड करना है, वो अगले स्टेप में अपलोड करना है ट्रांजैक्शन डिटेल में। तो जो भी पेमेंट आपने 1000 किया तो 1000 में क्लिक करके अपलोड करेंगे। अगर 24,000 का पेमेंट किया तो 24,000 वाले कॉलम में करेंगे। मतलब जो कॉलम अप्लाई होगा वहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड UTR नंबर, जो भी रेफरेंस नंबर UTR नंबर होगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल करके अपलोड करना है आपको। इसके बाद जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको आपके मेल में एकेडमी से रिसिप्ट मिल जाएगी। रिसिप्ट भेज दी जाएगी। वेरीफाई करने के बाद एकेडमी से रिसिप्ट भेज दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो वेबसाइट के थ्रू होगी, लेकिन जो क्लासेस होंगी वो एप्लीकेशन के थ्रू होगी। तो जितने मिस एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जितने मिस एकेडमी का। और जैसे आपको रिसिप्ट मिलेगी उसके बाद आपके पास एकेडमी से फ़ोन आएगा जिसमें आपको क्लासेस का शेड्यूल बताया जाएगा, किस टाइम में क्लासेस होगी, सारी चीज़ें मेल में भी भेजी जाएगी। तो ये पूरी कंप्लीट मैंने प्रोसेस समझा दिया। इसके अलावा भी किसी को कुछ क्वेरीज है, कोई डाउट है तो एकेडमी के दिए नंबरों में फ़ोन लगा सकते हैं। ये 3 मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, फ़ोन लगा सकते हैं और अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के बीच में कभी फ़ोन लगा सकते हैं। मॉर्निंग 10 से लेकर इवनिंग 6 तक यहाँ टेक्निकल टीम रहती है। आपकी सारी प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व किया जाएगा। और बैचेज जो है 7 अक्टूबर से अभी स्टार्ट हो रही है। तो मैं फिर से उन सभी बच्चों को, जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं, मेरा एडवाइस है वो 7 अक्टूबर 2025 वाली बैच उनको ज्वाइन करना चाहिए। जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में हैं, अगर वो 2026 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 9 अक्टूबर की बैच है। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनको तो अगले साल ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन सबसे कन्फ्यूजन उन बच्चों के साथ हो रहा है जो भी सेकंड ईयर में है और वो सोच रहे हैं कि हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, तो उनका डिसीजन सही नहीं रहेगा। तो मैं उन बच्चों को एडवाइस कर रहा हूँ जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं और 2027 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनको एनी हाउ 7 अक्टूबर वाली बैच ज्वाइन करना चाहिए, ताकि उनको इनफ टाइम मिले और 20 महीने के टाइम में वो बहुत डेप्थ ऑफ स्टडी कर पाएंगे। एकेडमी की सारी 834 टेस्ट सीरीज दे पाएंगे, 80,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपने कॉलेज की स्टडी बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, कॉलेज के परसेंटेज बन पाएंगे, कॉलेज की प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और सबसे बड़ा उनको एडवांटेज ये मिलेगा कि 20 मंथ्स के दौरान जितना डेप्थ में जाएंगे उतना बेनिफिट उनके एनआईटी के रिजल्ट में मिलेगा। और जितने बार सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का मौका मिलेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल आर्यन सोलंकी जो फर्स्ट रैंक है, फिर अभय शर्मा थर्ड रैंक है, 5th रैंक वाला राधेमोहन पाटीदार, 6th रैंक वाली स्नेहा, 7th रैंक वाले हिमांशु की बात करें, ये सारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे। 7 अक्टूबर है, तो मेरा एडवाइस है कि 7 अक्टूबर वाली जो बैच अभी स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर 2025 से, उसको सभी को ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद भी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो अकेडमी फ़ोन नंबर में फ़ोन लगा के आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।